हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई। हम इस चैप्टर को स्टार्ट टू एंड बहुत जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, पूरा चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके पास आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? एक बैंक करता क्या है, एक बैंक होता क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच बोरोज एंड लेंड्स मनी। एक बैंक के दो ही मेन काम है। वो पैसा लोगों से बोरो करता है और वही पैसा उठा के लोगों को उधार पर दे देता है। इसका मतलब अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। एक काम क्या करता है कमर्शियल बैंक? वो लोगों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उनसे अपने पास पैसा डिपॉजिट करवाता है एंड वो ऑफर करता है लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट टू अदर पीपल। तो एक तरह बैंक इंटरमीडियरी होता है, एक बैंक इंटरमीडियरी होता है बिटवीन पीपल। और वो क्या करता है? वो कुछ लोग जिनके पास पैसा एक्सेस होता है, जिनके पास पैसा अवेलेबल होता है, उनसे अपने पास पैसा डिपॉजिट करवाता है और उन लोगों को ये पैसा दे देता है जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है। इसका मतलब एक तरफ तो वो लोगों से पैसा डिपॉजिट करवा रहा है अपने पास, और दूसरा वो कुछ लोग जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, अब चाहे वो पैसे की रिक्वायरमेंट अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए हो, चाहे उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी भी पर्पस के लिए जो पैसा उनको चाहिए तो वो बैंक से पैसा लेते हैं। तो दो ही काम है कमर्शियल बैंक के, पैसा लोगों से लेना और वही पैसा लोगों को देना। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है प्रोवाइडिंग लोन्स। ठीक है, देयरफॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, लोगों से पैसा लो और लोगों को पैसा दो। सो बेसिक फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक हम समझ रहे हैं। एक फंक्शन क्या है? लोगों से पैसा अपने पास डिपॉजिट करवाना। अब ये जो डिपॉजिट है ये तीन प्रकार के होते हैं, मोटे तौर पर तीन प्रकार के होते हैं। इसके हाइब्रिड वेरिएंट तो हर बैंक अपने हिसाब से बना सकता है, पर मेजरली मेनली जो बैंक अपने पास लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाता है वो तीन तरह से करवा सकता है। पहला है उसके अंदर करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये क्या है? ये डिपॉजिट है जो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं एंड दीज आर पेएबल ऑन डिमांड एंड देयरफॉर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो एक व्यक्ति है, वो बैंक में जाता है, वो बैंक के अंदर अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने के लिए बैंक उसका एक अकाउंट ओपन करता है ना। अकाउंट तो ओपन करेगा, आप अकाउंट्स के बच्चे हो अगर, तो अकाउंट्स के अंदर आपको एक लेजर ओपन करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति का। तो बैंक भी जब किसी कस्टमर का पैसा एक्सेप्ट करेगा इन डिपॉजिट तो वो उसका एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो इस व्यक्ति ने अगर ये पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो वो एक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और उस अकाउंट के तीन वेरिएंट्स हैं, तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट का मतलब क्या है? करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो बेसिकली बिजनेसेस बैंक में मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर मेरा एक बिजनेस है, एबीसी कंपनी है मेरी, अब उस कंपनी का जितना भी पैसा होगा वो पैसा मैं डिपॉजिट कहाँ कराऊंगा? एक करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता बोलते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर जब मैं अपना पैसा डिपॉजिट करता हूं तो वो मेजरली मेनली बिजनेस ओरिएंटेड पैसा है, बिजनेस से जुड़ा हुआ पैसा है। अब इसके फीचर क्या हैं? सबसे पहला, ये पेएबल ऑन डिमांड है। पेएबल ऑन डिमांड का मतलब है कि जब मुझे मेरे बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अपने बैंक अकाउंट में से पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं। इट इज पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि व्हेन अ कस्टमर डिमांड्स मनी फ्रॉम द बैंक तो बैंक को वो पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, पेएबल ऑन डिमांड, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। फिर द विड्रॉल बाय डिपॉजिटर्स एनी टाइम ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस इन द अकाउंट। यानी कि ये जो पैसा है ये कस्टमर कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कितनी मर्जी बार कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके बैंक में पैसा है कितना। अगर 10,000 रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो वो मैक्सिमम 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकता है। अब ये कैसे करना है ये उसकी चॉइस है। ठीक है, कितनी बार करना है ये भी उसकी चॉइस है। फिर ये जो पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है इसके ऊपर बैंक कोई भी इंटरेस्ट कस्टमर को नहीं देगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते आप।
ठीक। एंड फिर मैंने बता दिया ये बिजनेस मेंटेन करता है। तो एक तो हो गया करंट अकाउंट। इसके बाद द सेकंड कैटेगरी इज फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये क्या है? ये वो पैसा है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की इनकम जनरेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करता हूं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस फिक्स्ड पीरियड कैन रेंज फ्रॉम अ फ्यू डेज टू अ फ्यू ईयर्स। ये पैसा मैं बैंक में जमा करता हूं और बैंक को बोलता हूं ये अपने पास ही रख, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे 1 साल के लिए पैसा रखना है तो मैं 1 साल के लिए इसको फिक्स करवा लूँगा। अब 1 साल से पैसा पहले मैं विथड्रॉ नहीं करता। अगर मुझे 2 साल का करवाना है तो मैं 2 साल की एफडी करवा लूँगा। अगर मुझे 5 साल तक बैंक में रखना है पैसा, बहुत एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास, मेरे को यूज़ नहीं है उसका, तो मैं पैसा बैंक में एफडी के तौर पर रख सकता हूँ। अब इसकी अवधि कितनी होती है? कुछ भी रख सकते हो आप 14 दिन के लिए भी डिपॉज़िट कर सकते हो एफडी के अंदर, आप 6 महीने के लिए भी कर सकते हो, आप 10 साल के लिए भी कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा बैंक को देना है। अब ये पैसा पेबल ऑन डिमांड नहीं है और इसके अगेंस्ट आपको चेक फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। इसका मतलब एफडी का पैसा अगर मेरे बैंक में जमा कर रखा है मैंने, ये पैसा मैं बैंक जाके ऐसे डिमांड पे नहीं निकाल सकता। मैं एटीएम में कार्ड डाल के ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। मैं किसी को चेक काटूं और बैंक को बोलूं कि मेरी एफडी से पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं होगा। एफडी का जो पैसा है वो बेसिकली एक तरह से लॉक हो जाता है फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड पीरियड। अब वो लॉक ही रहेगा जब तक वो पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। दिस अमाउंट इज विड्रॉएबल ओनली आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। अगर मैंने 5 साल का ये एफडी में पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक के पास, तो जब तक ये 5 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये पैसा मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब इस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि बैंक के पास ये पैसा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल होता है और इस पैसे को उसने मेच्योरिटी के बाद ही लौटाना है, तो वो इस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को लोन देगा और अपना इंटरेस्ट कमाएगा। अब क्योंकि वो इंटरेस्ट कमाएगा तो वो आपको इस पैसे में से हायर इंटरेस्ट ऑफर करता है। सो जब हमने बोला कि दिस अमाउंट इज विड्रॉएबल ओनली आफ्टर द मेच्योरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जरूरत पड़ी आप इस एफडी को तुड़वा नहीं सकते, आप इस एफडी को बिफोर मेच्योरिटी ब्रेक नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक पिनल चार्ज पेनल्टी देनी पड़ती है। सो फिलहाल हम याद रखेंगे कि एफडी क्या है? वो पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस पैसे को मैं ना विड्रॉ कर सकता हूं, ना चेक से मैं पैसा निकाल सकता हूं, ना मैं उसको डिमांड पर पैसा मांग सकता हूं। फिर ये पैसा मुझे मिलेगा कब वापस? जब मेरा ये फिक्स टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऊपर मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने पीरियड के लिए करवाया है। अगर आपने 1 साल का एफडी करवाया है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने 2 साल का कराया आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, अगर आपने 5 साल का कराया तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे एफडी का रेट भी इंक्रीज होता है। फिर मैं बैंक में एक और तरीके से पैसा जमा कर सकता हूँ विच इज कॉल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, बचत अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ना, ये मेनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू सेव मनी, यानी कि जो पैसा मैं बचाना चाहता हूं, मैं अपनी जेब में नहीं रखना चाहता, मैं अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने घर में पैसा नहीं रखना चाहता, तो ये जो बचा हुआ पैसा है जिसको मैं सेव करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करता हूं, उसके लिए मैं सेविंग अकाउंट खुलवाता हूं। ठीक है, अभी जो सेविंग अकाउंट है इसके अंदर 2 तरह के फीचर मिलते हैं आपको। एक करंट अकाउंट का फीचर भी है इसके अंदर और एक एफडी का फीचर भी है। सर इसमें करंट अकाउंट का कौन सा फीचर है? करंट अकाउंट का ये फीचर है कि आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट का पैसा हम कभी भी निकाल सकते थे, एटीएम डालें और एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक काट के हम चेक से निकलवा सकते हैं। सेम सेविंग अकाउंट में भी ये पैसा कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और इसमें एक एफडी, फिक्स डिपॉजिट का भी बेनिफिट है। फिक्स डिपॉजिट पे हमारे को इंटरेस्ट मिलता था, तो सेविंग अकाउंट में भी हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट का फीचर इंटरेस्ट वाला और करंट अकाउंट का फीचर विड्रॉएबल वाला, दोनों फीचर इस अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट में हमको मिलते हैं। दिस अकाउंट इज पेबल ऑन डिमांड एंड इट इज ऑल्सो विड्रॉएबल बाय चेक। कभी भी पैसा मैं अपना निकलवा सकता हूँ बैंक से। हालांकि कुछ बैंक इस पे लिमिट लगा देते हैं कि आप 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक महीने में नहीं कर सकते, या आप 20,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, वेरिएंट टू वेरिएंट। बट मेजरली सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है? वो पैसा जो मैंने बैंक में सेव करने के लिए अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑब्वियसली लेस होगा जो एफडी का रेट है। अगर एफडी में पैसा रखो आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, 6% मिल रहा है डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर, तो सेविंग अकाउंट में आपको 5-7% इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको 2.5%, 3%, 2% ऐसे इंटरेस्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली यू आर अर्निंग इंटरेस्ट एट अ लेसर रेट दैन योर एफडी। सो मेजरली हमने क्या सीखा?
कि बैंक लोगों से पैसा अपने पास जमा करवाता है, और जमा करवाने के लिए वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स खोलता है और लोगों का पैसा अपने पास अपने बैंक में डिपॉजिट करवा लेता है। इस तरह से बैंक के पास कैश या बैंक के पास पैसा अवेलेबल हो जाता है। जो भी पैसा कैश की फॉर्मेट में जनरल पब्लिक बैंक्स में डिपॉजिट करती है, उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। यानी कि जब मैं अपने सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए कैश बैंक में जमा करूंगा, तो इसको बैंक क्या बोलेगा? प्राइमरी डिपॉजिट रिसीव हुआ है। तो बैंक के लिए जब भी पैसा कैश की फॉर्मेट में उसके पास आएगा बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पर, तो उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। एंड दीज आर दी लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। ये लाइबिलिटी क्यों है बैंक की? ये लाइबिलिटी इसलिए बिकॉज बैंक ने तो ये पैसा वापस करना है। इसको डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक या लाइबिलिटी ऑफ द बैंक भी बोलते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट तो वो पैसा है जो लोगों ने कैश में जमा करवाया बैंक के अंदर, लेकिन सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट वो पैसा है जो बैंक ने खुद जनरेट किया बाय गिविंग लोन्स टू द कस्टमर्स। दीज आर द डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ड्यू टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू पीपल। दीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। हैं तो दोनों ही लाइबिलिटी, चाहे प्राइमरी डिपॉजिट हो चाहे सेकेंडरी डिपॉजिट हो, ये बैंक की लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का पैसा है। ठीक, वो पैसा कभी भी ले सकते हैं, इसलिए बैंक को देना पड़ेगा। तो जो पैसा बैंक ने देना है, वापस करना है, वो बैंक की लाइबिलिटी है। प्राइमरी डिपॉजिट बस वो है जो पैसा बैंक के पास कैश की फॉर्मेट में आता है, और सेकेंडरी डिपॉजिट वो है जो पैसा बैंक ने खुद जनरेट किया है लोन देने के लिए, और बैंक जब लोन देता है तो वो आपका एक अकाउंट ओपन कर देता है और उस अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो ये सेल्फ जनरेट करने वाला जो सिस्टम है बैंक का, कि पैसे से वो पैसा क्रिएट करता है, उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हमने कर लिया, फंक्शन ऑफ द बैंक विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सेकेंड जो बैंक का फंक्शन होता है वो है एडवांसिंग लोन्स टू द कस्टमर। यानी कि अब ये पैसा बैंक के पास आ तो गया, अब अगर पड़ा रहेगा तो बैंक को फायदा क्या होगा? तो बैंक क्या करता है, इतने सारे पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे लोगों को लोन के तौर पर ऑफर कर देता है। लोन के तौर पर ऑफर करने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को जरूरत है पैसे की, वो व्यक्ति अप्लाई करेगा बैंक के पास लोन का, बैंक क्रेडिट चेक करेगा, सारा कुछ चेक करने के बाद बैंक जब ये तय हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति को हम लोन दे सकते हैं, तो बैंक उसको लोन के तौर पर पैसे दे देगा। अब जो पैसा उसने लोन पे दिया है, उसी लोन पे तो बैंक इंटरेस्ट अर्न करेगा, और जो पैसा वो अर्न करेगा उसमें से कुछ इंटरेस्ट के तौर पर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन एफडी के तौर पर, वो अपने कस्टमर्स को वो पैसा इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो एक तरफ वो इंटरेस्ट कमाता है लोन्स पे, और दूसरी तरफ वो इंटरेस्ट चुकाता है डिपॉजिट पे, और जो बीच का मार्जिन होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, या बैंक का रेट ऑफ अर्निंग या स्प्रेड बोलते हैं उसको, वो होता है। अ बैंक लेंड्स मनी टू द बोरोवर्स और कस्टमर्स एज लोन एंड एडवांस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब बैंक बहुत तरीके के लोन देता है। सिंपलेस्ट कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एन एलिजिबल बोरोवर is first sanction a credit limit and within that limit he is allowed to withdraw a certain amount on a given security। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा कि मुझे एक 10 लाख रुपए की लिमिट दे दो। लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट का मतलब है कि मैक्सिमम मैं कितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं बैंक से, 10 लाख रुपए। अब ये मेरी चॉइस है, अगर मुझे आज सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है तो उस 10 लाख में से मैं सिर्फ 1 लाख रुपए यूज करूंगा, 9 लाख रुपए अनयूज्ड लिमिट होगी। फिर मुझे 2 लाख की जरूरत पड़ेगी, मैं 2 लाख यूज कर लूंगा। ऐसे ही करते करते मैं मैक्सिमम कितना पैसा लोन के तौर पर बैंक से ले सकता हूं, 10 लाख। 10 लाख इज द लिमिट, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिमिट फिक्स करना। तो बैंक पहले मेरी क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देगा कि इतना पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर लेना, ठीक। उसके बाद मेरे को जब जब जरूरत पड़ेगी मैं उतना उतना पैसा यूज करता रहूंगा। और ये जो क्रेडिट मेरे लिए बैंक ने ओपन किया है, ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ने मुझे दी है, ये जो कैश क्रेडिट मुझे बैंक ने एक तरह का लोन दिया है, ये वो फ्री में नहीं देता। इसके अगेंस्ट वो मुझसे सिक्योरिटी रखवा लेगा। अब सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, वो गुड्स की सिक्योरिटी हो सकती है, स्टॉक की सिक्योरिटी हो सकती है, वो डेटर की सिक्योरिटी हो सकती है, वो आपके बिल्डिंग की लैंड की सिक्योरिटी हो सकती है, वो कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर आपसे गिरवी रखवाएगा, मॉर्टगेज करवा लेगा। The withdrawing power depends upon the borrower's assets like stock statement of which is submitted by him to the bank and the basis of the security। अब withdrawing power का मतलब क्या है कि लिमिट तो 10 लाख की बैंक ने मेरे लिए ओपन कर दी,
अब मैं इसमें से विड्रॉ कितना कर सकता हूँ, वो डिपेंड करेगा मेरे बिजनेस के स्टॉक स्टेटस के ऊपर। डेटर्स का बैलेंस कितना है, स्टॉक का बैलेंस कितना है, क्रेडिट का बैलेंस कितना है, मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी है, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उस बेस पे मैं बैंक से ये पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक ओनली ऑन द ड्रॉन और यूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ द क्रेडिट और द लोन। लिमिट तो 10 लाख की है, लेकिन 10 लाख के ऊपर बैंक मुझसे इंटरेस्ट नहीं लेगा। बैंक मुझसे किस पे इंटरेस्ट लेगा, जितना पैसा मैंने यूटिलाइज किया होगा, जितना पैसा मैंने यूज किया होगा। अगर मान लो 10 लाख की लिमिट है और मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए यूज किए हैं, तो बैंक मुझसे सिर्फ 3 लाख का इंटरेस्ट लेगा, 7 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये खासियत है इस अकाउंट की कि आपको जब पैसे चाहिए आप विड्रॉ कर लो, मैक्सिमम 10 लाख, अगर 10 लाख की लिमिट है, और जब पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े आप वापस कर दो, तो आपका इंटरेस्ट रुक जाएगा। तो जब आपको चाहिए निकाल लो, जब आपके पास एक्स्ट्रा है वापस कर दो, तो निकालो और वापस कर दो। ये फीचर आपको कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ठीक है, उसके बाद होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन नाम ही क्या है, ऐसा लोन जो बैंक आपसे कभी भी वापस कर मांग सकता है या वापस डिमांड कर सकता है टू पे बैक, इसको बोलते हैं डिमांड लोन। इट इज पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड का मतलब इट हैज नो फिक्स्ड मेच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि आपको ये 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का लोन दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको बैंक ने बोला ये लोन मेरे से ले जाओ, एंड जब हम ये लोन वापस कॉल बैक करेंगे, जब हम आपको डिमांड करेंगे पैसा वापस करो, तो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिमांड लोन का मतलब क्या हुआ कि वो लोन, वो पैसा जो बैंक ने आपको दिया एज लोन with a condition that you have to pay it back when demanded by the bank। जब आपसे मांगा जाएगा वापस करने को तो मना मत करना, वापस कर देना चुप करके। इसकी कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल के लोन दिया है। आपको लोन दिया और बोला गया जब मांगेंगे तब दे दो। अब मांगेंगे मतलब कि बैंक आपको 2 साल बाद बोले पैसा वापस कर दो, आपको 10 साल बाद बोले वापस कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। और जितने साल आप यूज कर रहे हो, जितना पैसा आप यूज कर रहे हो, उतने के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। The entire loan amount is paid in lump sum by crediting it to the loan account of the borrower। अब ये सारा का सारा पैसा बैंक आपको एक ही बारी में दे देता है। यहां पर क्या था, कैश क्रेडिट में धीरे धीरे जितना जितना यूज करना उतना कर सकते हो, लेकिन डिमांड लोन क्या होता है, एक ही बारी में सारा का सारा पैसा आप हमसे ले जाओ, बैंक कहता है ले जाओ हमसे लोन के तौर पर, और जब हम आपसे मांगेंगे वापस कर देना। जितना यूज करोगे, ठीक है, जितने देर के लिए यूज करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अब कहता है दोज whose credit needs fluctuate generally take such loans on the personal security or mortgage of certain assets। अब जिस व्यक्ति के जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो बदलती रहती है ना, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है। कभी 2 लाख रुपए चाहिए महीने के, कभी 1 लाख रुपए महीने चाहिए, कभी आपको चाहिए ही नहीं पैसे क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो वो लोग बैंक से इस तरह का लोन डिमांड कर सकते हैं। और लोन लेने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी या मॉर्गेज रखना पड़ता है। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स, अब देखो ये क्या है, यहां पर वर्ड है टर्म लोन, यहां भी वर्ड है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब क्या होता है, टर्म लोन का मतलब होता है वो पैसा जो आपने बैंक से लोन के तौर पर लिया है और उसकी एक टर्म है, टेन्योर है, टाइम पीरियड है, उसकी एक मेच्योरिटी है, यानी कि इतने समय का लोन है, इतने समय में आपको ये वापस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय का लोन है, लॉन्ग टर्म का मतलब ज्यादा समय, ज्यादा अवधि का लोन है। शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सारे लोन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के बेस पे होंगे। एंड दीज आर पर्सनल लोन्स टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल और एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन वो हैं जो हम छोटे पीरियड के लिए 3 महीने का लोन दे दिया, 6 महीने का लोन दे दिया, 1 साल का लोन दे दिया, कम टाइम पीरियड का लोन दिया है। अभी जो कम टाइम पीरियड का लोन होता है ना, ये पर्सनल लोन्स होते हैं एक तरह के। या कभी कभी आपको वर्किंग कैपिटल गैप होता है आपके बिजनेस के अंदर, वो गैप फिल करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करवाना पड़ता है, तो वो थोड़े पीरियड के लिए आप पैसा बैंक से लोन लेते हो। The entire amount is repaid either in one installment or in a number of installments over the period of loan। अब ये आप लोन वापस कैसे करोगे, एक तो शॉर्ट पीरियड है, 6 महीने साल का लोन है, या तो आप सारा का सारा 6 महीने बाद इकट्ठा वापस कर देना, या फिर आप किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको वापस कर सकते हो। तो ये शॉर्ट पीरियड लोन्स हैं, नॉर्मली 1 साल से कम पीरियड के जो लोन्स लिए जाते हैं ये वो है। लॉन्ग टर्म लोन्स उल्टा है इसके, लॉन्ग पीरियड के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का लोन है। दीज आर दी लोन्स गिवन टू फाइनेंस द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े बिजनेस में प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लोन ले लिया है ना, एक हाउसिंग
सोसाइटी बनाने वाली जो कंपनी है रियल एस्टेट, वो लोन ले लेती है। अब ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग ये लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का लोन ले लिया, यानी कि मैं अगर हाउसिंग लोन ले लूँ, अब मैंने घर खरीदा, मान लो घर खरीदा, तो उसका लोन कोई मैं 1 साल में तो वापस नहीं करूंगा, तो मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल का लोन ले लेता हूँ। गाड़ी का लोन है ना, कार लोन 5 साल का लोन ले लिया, 4 साल का लोन ले लेते। जब यहाँ पर पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर बिजनेस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस करवाता है। दीज आर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक 7 साल, 10 साल, 20 साल का, और इस पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, बिकॉज आप पैसा बैंक से ज़्यादा पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये समझ आना चाहिए कि जो बैंक है वो एक विचौलिए का काम करता है। बैंक जो है वो एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। वो 2 तरह के लोगों के बीच में एक माध्यम है, मीडिएटर है। किन 2 लोगों के बीच में? ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस पैसा है और वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जिनको पैसा चाहिए, रिक्वायर मनी या रिक्वायर फंड्स, वो बैंक से लोन मांगते हैं। तो एक तरफ लोग पैसा जमा करवा रहे हैं जिनके पास फालतू पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, और दूसरी तरफ वो लोग पैसे जिनको चाहिए वो पैसा मांगते हैं, रिक्वायर करते हैं। बैंक इन दोनों के बीच का एक लिंक है, माध्यम है इन दोनों को जोड़ने का। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने लोन दिया, ये बैंक को पैसा पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट अर्न करेगा, इन लोगों से ही तो बैंक पैसा कमाएगा, और ये जो कमाई करता है बैंक इंटरेस्ट की, इसमें से ही कुछ पैसा इंटरेस्ट का इनको पे कर देता है, इनको इंटरेस्ट पे कर देगा। अब अगर बैंक ने मान लो 1000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया, तो बैंक की इनकम कितनी हुई? 1000। और बैंक ने अगर 300 रुपीज इंटरेस्ट पे कर दिया, तो बैंक का प्रॉफिट कितना होगा? तो बैंक का एक तरह से प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 बैंक ने कमाया था, उसमें से 300 रुपए बैंक ने पे कर दिया, तो 700 रुपीज ये बैंक की नेट प्रॉफिट या नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो माइनस करके उसका बैंक का टेक होम प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आता है। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम चलता है। सरल भाषा में, एक तरफ लोन देना, उस पर इंटरेस्ट कमाना, दूसरी तरफ लोगों से पैसा डिपॉजिट करवाना और उनको इंटरेस्ट पे करना। बीच का जो मार्जिन है वही बैंक कमाता है, वही उसकी मेन इनकम का सोर्स है। ठीक है, तो यहां तक हमारे को समझ आया कि एक बैंक करता क्या है। ये थे 2 प्राइमरी फंक्शंस, 2 मेन काम जो बैंक करता है। इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारे काम करता है जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। ये मेन लिस्ट नहीं है बैंक की, ये मेन काम नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो बैंक परफॉर्म करता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट काम है जो बैंक करता है। जैसे कि बैंक हमारे लिए डिस्काउंट करता है चेक्स को, चेक्स की डिस्काउंटिंग करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाता है। आपने पढ़ा ना 11th क्लास के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसकी डिस्काउंटिंग करना। तो जब मेरे पास कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और किसी का चेक होता है या किसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज BR पड़ा होता है, वो बैंक के पास जाके मैं उसको डिस्काउंट करा सकता हूँ। यानी कि बैंक मुझे पहले ही पेमेंट कर देगा और बाद में वो जाके उस बिल ऑफ एक्सचेंज या उस डेटर से कलेक्शन करता है। बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है, तो एक तरह का ये बैंक की फैसिलिटी देने का काम हो गया। फिर बैंक हमारे लिए एजेंट का काम भी करता है। एजेंट का काम जैसे कि हम बैंक को बोलें कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, NEFT कर दो, RTGS कर दो, ठीक है, वो भी करता है। हम बैंक को बोलें कि फलानी जगह से जाके हमारे लिए कुछ पैसे फंड्स कलेक्ट करके आओ, जैसे कि हमारे लिए डिविडेंड रिसीव कर लो, हमारे लिए रेंट रिसीव कर लो हमारे टेनेंट से, हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव कर लो हमारे किसी जिनको हमने पैसे दिए हैं, तो हमारे लिए कलेक्शन ऑफ फंड्स भी करता है, पेमेंट्स भी करता है हमारे बिहाफ पे। हम बैंक को ये बोल सकते हैं कि मेरी टाइम टू टाइम LIC पे कर देना, हमारा टाइम टू टाइम रेंट डिपॉजिट कर देना, हमारे बच्चों की स्कूल फीस हर क्वार्टर की जाती है वो जमा कर दिया करो टाइम टू टाइम। तो बैंक ये काम भी हमारे लिए परफॉर्म करता है। उसके बाद बैंक हमारे को जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी देता है, जैसे कि लॉकर की फैसिलिटी दे देगा। अगर मुझे कुछ अपना कीमती सामान सेफ गार्ड करके रखवाना है कहीं पे, तो मैं बैंक की लॉकर फैसिलिटी का यूज कर सकता हूँ। मेरे बिहाफ पे बैंक LC इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं मेजरली, या हम गवर्नमेंट के साथ कहीं डीलिंग करते हैं, तो वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट चलता है, तो वो भी बैंक हमारे को इशू करता है। गिफ्ट कार्ड, ट्रेवलर चेक, ये भी देता है। सेल परचेज कर सकते हैं हम बैंक जाके फॉरेन करेंसी की। आजकल तो गोल्ड भी बैंक देता है, सिल्वर भी बैंक ट्रेड करने को देता है, फॉरेन करेंसी भी ट्रेड बैंक करवाता है। तो इस तरह से बैंक
सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। पर ये सारे इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शन तो दो ही हैं, डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना। उसके अलावा ये बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं एज ए कस्टमर, जो बैंक हमारे को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा कमर्शियल बैंक करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, होता क्या है, वो कैसे अपना काम चलाता है, या कौन कौन से उसकी हमारी तरफ उसकी फैसिलिटीज़ जो हमें वो देता है, ये हमने सीख लिया है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कमर्शियल बैंक्स लीगली परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक के कहने पे या आरबीआई के कहने पे। तो ये कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है जो हर बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। ये डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई के बेस पे होती है। ठीक, सबसे पहली जो रेशो हमें समझनी है वो है CRR, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? सो एवरी कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैज टू डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक और आरबीआई अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। आरबीआई हर कमर्शियल बैंक को ये बोलता है कि तुम अपने डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स का टोटल करो। ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, लोगों का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है उसका एक टोटल निकालो और उस टोटल में से कुछ परसेंटेज मेरे पास जमा कर दो। इस परसेंटेज को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। यानी कि every commercial bank has to deposit with RBI in the form of cash a certain percentage of the time deposit and demand deposit। तो हर बैंक क्या करेगा, उसके पास जितना भी लोगों का पैसा जमा है डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में, उसका टोटल करेगा और उसमें से कुछ परसेंटेज वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रख देगा रिजर्व की फॉर्मेट में। वो पैसा बैंक यूज नहीं कर सकता। वो पैसा जितना भी परसेंटेज है वो पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास, और वो लॉक हो जाएगा। वो पैसा बैंक के पास अवेलेबल नहीं है। है किसका पैसा? वो लोगों का पैसा है, लेकिन सारा का सारा पैसा बैंक ने अपने पास नहीं रखा है। उसमें से कुछ परसेंटेज उसने आरबीआई के पास जमा कर दिया एज अ सेफगार्ड मेजर, एज अ सिक्योरिटी मेजर, एज अ रिजर्व। अ हाई CRR मींस higher percentage of cash is deposited by bank with RBI and it limits the credit creation capacity of the bank, whereas a low CRR means less amount is deposited with the RBI, which means the bank has a greater liquidity। इसको समझते हैं। मान लो एक बैंक है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक में बहुत सारे लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अभी हमने सीखा ना, डिपॉजिट, करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, सेविंग में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, तो बहुत सारा पैसा HDFC के पास आता है। मान लो टोटल 10,000 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट रिसीव हो गया लोगों से। अब वो क्या करेगा? HDFC बैंक इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिट आउट ऑफ दिस 10,000 अ सर्टेन परसेंटेज। अभी आज की डेट में हमने क्या लिखा? 4.5% चल रहा है आज की डेट में। इसका मतलब 10,000 में से 4.5%, 10,000 का जो डिपॉजिट है इसका 4.5% ये जो है ये विच इज 450 रुपीज, ये 450 रुपीज जो है ये बैंक HDFC बैंक आरबीआई के पास जमा कर देगा। इसमें से 450 रुपीज आरबीआई के पास एक डब्बे में जमा हो जाएंगे, जिस डब्बे का नाम क्या है? CRR। अब जब HDFC बैंक 10,000 में से 450 रुपीज जमा कर देगा बैंक आरबीआई के पास, तो HDFC बैंक के पास कम पैसा बचेगा, 9,550 रुपीज बचेंगे। अब ये पैसा ही HDFC अपने पास रखता है या अपने कस्टमर्स को लोन दे देता है, जो भी उससे पैसा बोरो करने आता है। वो जो 450 रुपीज हैं वो CRR में लॉक हो गए। अच्छा सर, इसके बाद अगर मान लो एक और व्यक्ति अपने कुछ पैसे और डिपॉजिट कर दे, अगर मान लो और किसी ने 2,000 रुपए और डिपॉजिट कर दिए, तो क्या इस 2,000 का भी कुछ परसेंट आरबीआई के पास जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? एवरी बैंक हैज टू डिपॉजिट विद आरबीआई अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास होता है उस सारे पैसे का एक परसेंटेज, आज की डेट में जो चल रही है 4.5%, वो पैसा आरबीआई अपने पास मंगवा लेता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो रख लेता है आरबीआई अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो। तो 2,000 का भी
4.5% आरबीआई अपने पास रखवा लेगा, यानी कि इसमें से भी 90 रुपीज इस डब्बे में चले जाएंगे और ये डब्बा हो जाएगा 450 प्लस 90 का, विच इज 540। अब ये सीआरआर का जो डब्बा बनाया है हमने आरबीआई के पास, वो डब्बा बढ़ता भी जाएगा और घटता भी जाएगा। अगर ये डिपॉजिट्स विड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे, अगर ये डिपॉजिट कम होने शुरू हो जाएंगे, तो वो जो रिजर्व है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, उसमें से पैसा आरबीआई वापस कर देगा एचडीएफसी को। तो एवरी टाइम whatever the amount of total deposit in the form of demand and time deposit that HDFC has, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास हमेशा होता है। अब ये आरबीआई कैसे मेंटेन करता है? ये वीकली मेंटेन किया जाता है, फ्राइडे टू फ्राइडे। तो हर फ्राइडे जो एचडीएफसी बैंक होगा वो एक तरह से अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, उसमें देखेगा कि मेरे पास कितना पैसा लोगों का डिपॉजिट है और उसके ऊपर 4.5% कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद वो ये देखेगा कि आरबीआई को उसने 4.5% डिपॉजिट करवा दिया है कि नहीं करवाया। अगर शॉर्टफॉल है तो वो और पैसा आरबीआई को डिपॉजिट कर देगा, और अगर एक्सेस पड़ा है सीआरआर आरबीआई के पास तो वो उससे निकाल लेगा। सो एवरी टाइम सीआरआर हैज टू बी चेक्ड बाय एचडीएफसी बैंक। ये एक तरह का रिजर्व मैकेनिज्म है जो आरबीआई ने बना रखा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये क्यों बना रखा है, उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। इसके बाद एक और रिजर्व है जो हर बैंक को मैंडेटरी बनानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर। इसका मतलब क्या है? देखो, बैंक का मेन काम क्या था? लोगों से पैसा डिपॉजिट करना और उसी में से लोगों को पैसा लोन पे दे देना। अब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि एचडीएफसी बैंक के पास जितना पैसा आया था उसने सारा का सारा पैसा ही लोन पे दे दिया, तो जब डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने को बोलेगा, जब वो बोलेगा मेरे सेविंग अकाउंट से मुझे पैसा निकाल के दो, वो बोलेगा मेरे करंट अकाउंट में से मुझे पैसा निकाल के दो, वो बोलेगा मेरी एफडी तोड़ के मुझे पैसा वापस करो, तो एचडीएफसी के पास अगर पैसा ही नहीं होगा, कैश ही नहीं होगा अवेलेबल, तो फिर बैंक चलेगा कैसे? तो आरबीआई ने ये बोला, या सेंट्रल बैंक ये बोलते हैं कि कुछ पैसा तो हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड मनी, ताकि वो अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को, अपने लोगों को, डिपॉजिटर्स को सर्व तो कर सके, उनको पैसा की जब रिक्वायरमेंट पड़े तो वो पैसा वापस तो कर सके। ऐसी पोजीशन ना आ जाए कि एचडीएफसी बैंक ये बोले कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है वापस करने को। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो मैंने लोन पे दे दिया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश और सर्टेन लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। It refers to the percentage of the total deposit held by a bank in the form of liquid assets which bank must hold on daily basis. हर रोज, हर दिन बैंक के पास कुछ ना कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि हर वक्त एवरी बैंक हैज टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन इट्स हैंड। कुछ ना कुछ तो पैसा हर वक्त उसके पास होना चाहिए ना, तभी तो वो अपने कस्टमर्स का पैसा सर्व कर सकता है। आप देखो, आप कभी बैंक में गए हो कैशियर के पास और आपने उसको चेक दिया और बोला मुझे चेक से पैसा विड्रॉ करके दे। अब अगर उस कैशियर के पास पैसा ही नहीं होगा, उस बैंक की ब्रांच में पैसा ही नहीं होगा, तो फिर वो आपके चेक को पास कैसे करेगा? आपको पैसा निकाल के कैसे देगा? अगर एटीएम में पैसा डिपॉजिट ही ना करे, अगर एटीएम में पैसा जमा ही ना हो बैंक के, तो आप एटीएम में कार्ड डाल के पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। तो पूरा का पूरा सिस्टम लिक्विड होना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी होनी चाहिए, हर वक्त हर बैंक के पास कुछ ना कुछ कैश अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसके लिए आपको एसएलआर मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, अब एसएलआर का मतलब क्या है कि अगर मान लो आज की डेट में 18% का एसएलआर चल रहा है, एसएलआर इसको करेक्ट कर लेना यहां पर, अगर 18% का एसएलआर चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर देखो हमने बनाया था, अगर एचडीएफसी के पास 10,000 रुपए कोई व्यक्ति जमा करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो इसका 18%, विच इज 1800 रुपए, 1800 रुपीज एचडीएफसी बैंक को अपने पास ही रखने हैं, अपने पास ही रखने हैं, ताकि जब कस्टमर अपने पैसे वापस विड्रॉ करने आए तो इस 1800 में से उसको हम विड्रॉ करके दे सके। जब कोई व्यक्ति लोन लेने आए तो ऐसा ना हो कि वो सारा ही पैसा लोन का ले जाए और एचडीएफसी बैंक खाली हो जाए, तो वो अपने कस्टमर को सर्व कैसे करेगा? सो दिस एसएलआर 1800 एंश्योर्स कि बैंक के पास लिक्विड मनी अवेलेबल है। ये इंश्योर करता है कि बैंक फेल नहीं होगा, ये इंश्योर करता है कि बैंक अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम पैसा फ्लो करता रहेगा, कभी भी पैसा उसको चाहिए तो वो उसको पैसा दे सके। इसको बोलते हैं एसएलआर।
और ये SLR भी टोटल डिपॉजिट पे मेंटेन करना है। इसका मतलब अगर ये वाला डिपॉजिट और आ जाएगा तो इसका 18% और बैंक को अपने पास रखना है। इसका मतलब इसका 18% 360 रुपए बैंक के पास और होने चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, हर दिन अपनी डिपॉजिट चेक करेगा और उस डिपॉजिट का 18% अपने पास ही रखेगा। तो मोटे तौर पे आपको ये बात समझ आई कि हर बैंक कुछ पैसा RBI को दे देता है, कुछ पैसा अपने पास ही रखता है, और जो बचा हुआ पैसा है रिमेनिंग, उस पैसे से ही वो आगे लोन दे सकता है, उस पैसे से ही वो आगे लेंडिंग ऑपरेशंस चला सकता है। तो अगर एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट मान लो 10,000 हैं और CRR 5% है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 500 रुपए तो RBI के डब्बे में जमा करवाने पड़ेंगे। RBI के पास जाएगा HDFC बैंक और 500 रुपए दे के आएगा उसको। 10,000 में से तो 500 चले गए। उसके बाद SLR यानी कि एक डब्बा वो अपने पास भी रखेगा जिसके अंदर उसमें पैसे होने चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए, लिक्विड मनी होनी चाहिए। हम एक बार कैश मान लेते हैं। तो अगर मान लो 20% SLR है, 20%, तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपए HDFC को खुद के पास रखने हैं हर टाइम। तो बचे कितने, टोटल कस्टमर्स के 10,000 आए, उसमें से 500 रुपए RBI को दे दिए कि तू रख, इमरजेंसी में हम तेरे से ले लेंगे। अभी HDFC बैंक रिजर्व में डिपॉजिट कर देगा RBI के। फिर 10,000 में से 2,000 HDFC को हर वक्त अपने पास रखने हैं। तो फिर बचे कितने, बचे 7,500। केवल ये 7,500 रुपीज ही हैं जो वो किसी XYZ ABC को लोन के तौर पर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा बैंकिंग सिस्टम इंश्योर किया जाता है कि HDFC के पास खुद के पास भी पैसे होने चाहिए, सेल्फ मनी, ताकि वो इस पैसे से अपने डिपॉजिटर्स को हर वक्त इंश्योर करे कि उनके पैसे जब वो मांगे उनको मिल सके। कुछ पैसा RBI अपने पास जमा करवा लेता है एज अ रिजर्व, एज अ सिक्योरिटी मेजर, कि कल को HDFC डूब गया या डूबने की कगार पर आ गया या बैंक में क्राइसिस हो गई या बैंक में लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो गई, तो RBI इसी पैसे से उस HDFC की मदद कर सके। और जो बाकी का पैसा है 7,500, ये HDFC बैंक किसी को भी लोन देने में यूज कर सकता है। अब बैंक चलाने के लिए लोन देना पड़ेगा, लोन इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट कमाना है। इंटरेस्ट कमाएगा तभी तो अपने डिपॉजिटर के पैसे चुका पाएगा और तभी तो पूरा का पूरा इकोनॉमी या बैंकिंग सिस्टम चलेगा। सो इस तरह से CRR और SLR को मेंटेन किया जाता है। अब देखो, सोचो एक बार, यहीं पर अब समझ सकते हैं हम, अगर बैंक ये जो SLR और CRR है ये RBI निर्देश देता है बनाने की, तो RBI कभी भी इस CRR को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। सेम कभी भी इस SLR के रेट को, परसेंटेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, कभी भी। अब ये कमर्शियल बैंक्स को कितना CRR RBI को देना है, कमर्शियल बैंक को कितना SLR अपने पास रखना है, ये डिपेंड करता है RBI के निर्देश पे, RBI के डायरेक्शंस पे। और RBI जब भी इस रेशो को चेंज करना चाहेगा, CRR को बढ़ाना है, CRR को घटाना है, SLR बढ़ानी है, SLR घटानी है, ये RBI कर सकता है। लेकिन RBI रोज रोज नहीं करेगा। RBI पहले तो चेक करेगा कि इकोनॉमी की हालत कैसी है, इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है, पढ़ा था ना मनी सप्लाई, M1 M2 M3 M4। इकोनॉमी में लिक्विडिटी प्रोफाइल कितना है, लिक्विडिटी कितनी चल रही है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या है ना। तो वो RBI सारा डेटा अपने पास रखती है और इस डेटा के बेस पे वो कोशिश करती है एनालाइज करने की इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है। और अगर RBI को ये लगता है कि इकोनॉमी रिसेशन में है, स्लोनेस आ गई है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, तो RBI ये CRR और SLR को घटा देती है। रिसेशन के टाइम पे इसको कम किया जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा। और अगर कभी भी इकोनॉमी के अंदर बूम है, इन्फ्लेशन है, हाई ग्रोथ रेट है, मनी सप्लाई एक्सेस में है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंकों की बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी सरप्लस है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो इस SLR और CRR को बढ़ा दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके कम किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। तो ये बढ़ाने और घटाने से RBI एक तरह से मनी सप्लाई को चेंज कर सकती है, एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन इन दी इकोनॉमी को चेंज कर सकती है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, रिसेशन और जो हमका बूम है, रिकवरी है, उसको अफेक्ट कर सकती है। तो ये RBI करती है, अभी आगे जाके हम समझेंगे। तो सिंपल है, CRR वो पैसा जो बैंक का RBI के पास जमा है, SLR वो पैसा जो बैंक के पास खुद के पास अवेलेबल है, और बचा हुआ पैसा ही केवल वो लोन के तौर पर लोगों को दे सकता है।
आई होप आपको ये CRR SLR समझ आता है। आज की डेट में 4.5% CRR है और 18% SLR है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना अपने नोट में, ठीक है। इसके बाद आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो रेट स्टैंड्स फॉर repurchase option. It is the rate at which RBI lends money to the commercial bank against the pledge of government securities whenever the banks are in need of funds to meet their day-to-day obligation or short-term funds or overnight fund. देखो, कभी भी कोई भी बैंक ऐसा हो सकता है जिसको लिक्विडिटी की चैलेंज आ जाए, जिसके पास पैसों की कमी हो जाए, जिसको पैसे की जरूरत पड़ जाए। अब बैंक किसके पास जाएगा पैसे मांगने के लिए? बैंक एक दूसरे बैंक से ले सकता है ना, कमर्शियल बिजनेस लेंडिंग हो सकती है, पर बैंक के लिए आरबीआई तो है ही ना अवेलेबल, बिकॉज आरबीआई इज द टॉप मोस्ट बैंक, सबसे ऊपर खड़ा है। आरबीआई एक तरह के सारे बैंकों का बाप है। अब आरबीआई के पास तो अवेलेबल होता है बहुत सारा कैश, क्योंकि उसके पास सीआरआर भी पड़ी है लोगों की, उसके पास प्रिंटिंग का काम भी है, क्योंकि वो तो पैसा बनाने का काम भी करता है। सो आरबीआई एक फैसिलिटी देता है हर कमर्शियल बैंक को कि जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए हो, तो आप एक काम करो, मेरे पास आओ, अपने पास जो कुछ सिक्योरिटी पड़ी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो मुझे दे देना और मेरे से शॉर्ट टर्म लोन ले लेना और अपना काम चला लेना। तो ये जो फैसिलिटी है जो आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक्स को देता है शॉर्ट टर्म फंड्स की, इसके ऊपर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे ना, फ्री में थोड़ी दे देगा पैसा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई द्वारा, जब आरबीआई लोन देगा किसी भी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म ऑन द प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मॉर्गेज रखवा लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो फिर आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एचडीएफसी बैंक है एक तरफ और एक तरफ आरबीआई है। एचडीएफसी बैंक को पैसे की जरूरत है, यानी कि इसके पास मनी रिक्वायरमेंट आ गई है, इसके पास पैसों की कमी है, इसको पैसे चाहिए। अब एचडीएफसी बैंक विल गो टू आरबीआई और वो एक रिक्वेस्ट करेगा आरबीआई को कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। आरबीआई बोलेगा ऐसे कैसे पैसे दें तेरे को, कुछ ना कुछ गिरवी रख, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी दे। तो एचडीएफसी अपने पास जो जी-सेक्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, वो आरबीआई को मॉर्गेज या प्लेज कर देगा। प्लेज करने का मतलब है तो गिरवी रखवा देगा एक तरह से, और बोलेगा कि ये जी-सेक रख लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, ये बॉन्ड रख लो और इसके बदले मुझे कुछ पैसा उधार पे दे दो। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास प्लेज करके एचडीएफसी बैंक को कुछ पैसा एज अ लोन दे देगा। और ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, छोटे पीरियड के लिए होते हैं। अब एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, जब एचडीएफसी बैंक को लगे कि उसकी हालत ठीक हो गई है, उसके पास पैसा है और ये लोन की जरूरत नहीं है आरबीआई के, तो फिर एचडीएफसी बैंक ये लोन वापस कर देगा। वापस तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं रीपेमेंट। तो आरबीआई से लोन लेना गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करके और फिर आरबीआई को वो पैसा वापस कर देना। अब देखो, जब आरबीआई को वो पैसा वापस करेगा तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास प्लेज थी, वो प्लेज छूट जाएगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई वापस कर देगा एचडीएफसी को। तो एक तरह से एचडीएफसी ने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस खरीद लिए, रीपर्चेज कर लिए। इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। इसका मतलब जब आपको पैसे की जरूरत है आप अपनी चीज गिरवी रख दो, और जब आपके पास पैसे वापस आ जाएं और आप हमें वापस करना चाहते हो पैसे, तो आप अपनी ये प्लेज रीपर्चेज कर लो, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है रीपर्चेज कर दो। इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है ना, फ्री में तो लोन दिया नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी कि अब इस लोन के ऊपर जो एचडीएफसी बैंक इंटरेस्ट चुकाएगा उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। For example, if repo rate is 5% and HDFC Bank takes a loan of 1000 from RBI, then it will pay 50 rupees as interest to RBI. तो एक तरह से रेपो रेट क्या है, वो इंटरेस्ट जो RBI को देना पड़ेगा। यानी कि RBI जब HDFC को लोन देगा तो HDFC बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। किस रेट पे करेगा? रेपो रेट पे करेगा। So bank will enter into an agreement with RBI to repurchase the same pledged securities at a future date at a predetermined price, और जो predetermined price होगा ये रेपो रेट एडजस्टेड प्राइस होगा। अब अगर ये रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, अगर एचडीएफसी बैंक को पहले 5% पे लोन मिल रहा था आरबीआई से ऑन अ प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और आरबीआई अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दे, तो एचडीएफसी के लिए महंगा हो जाएगा लोन।
और अगर रेट कम कर दे रेपो रेट तो HDFC के लिए सस्ता हो जाएगा लोन। तो जब RBI को ये लगता है कि हमें लोन नहीं देना तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, और RBI जब लोन देना चाहती है, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है सिस्टम में, तो फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट का कम कर देती है। हायर रेपो रेट मींस हायर रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मनी एंड वाइस वर्सा। तो अगर RBI रेपो रेट बढ़ा देगी तो HDFC के लिए महंगा हो जाएगा लोन, और अगर सस्ता करना है तो RBI रेट घटा भी सकती है। इसको बोलते हैं रेपो रेट। बस इसका उलट है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। नाम ही क्या है, रिवर्स रेपो रेट, उल्टा कर दो। अभी तो HDFC को जरूरत थी ना पैसे की, अब मान लो एक तरफ RBI है और एक तरफ HDFC बैंक है। अब RBI ये कहता है HDFC बैंक को कि अगर तेरे पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं, HDFC अगर तेरे पास बहुत पैसा पड़ा है और वो पैसा लोगों में तू नहीं बांट रहा लोन के तौर पर, तो अपने पास रख के भी क्या करेगा, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में फालतू पड़ी है। तो ये लिक्विडिटी को RBI अगर कम करना चाहता है, या HDFC चाहता है कि मैं इस पैसे का करूं क्या, ऑप्शन ही नहीं है, किसी को वो लोन देना नहीं चाहता या कोई लेने नहीं आ रहा, तो फिर HDFC बैंक अपने एक्सेस पैसे, जो उसके पास एक्सेस फंड्स पड़े हैं, वो फंड्स RBI को डिपॉजिट करवा देगा। बड़ा सिंपल है ना। HDFC कहता है मैं किसी एरे गैरे को, किसी XYZ को क्यों लोन दूं जिसमें डूबने का खतरा भी हो, इससे बेटर क्या है ये पैसा उठा के RBI को दे देते हैं। अब फिर जब HDFC बोलेगा कि मेरा पैसा RBI तेरे पास पड़ा है, तो जैसे तूने रेपो रेट मेरे से लिया था, एक काम कर, इस बार तू मुझे रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट पे कर दियो। तो RBI जब एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है HDFC से अपने पास, तो फिर RBI इंटरेस्ट पे करेगा। उल्टा हो गया ना सारा प्रोसेस। तो फिर RBI इंटरेस्ट पे करेगा। जिस इंटरेस्ट पे RBI HDFC, जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करेगा RBI HDFC को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय RBI when bank deposit their excess or surplus fund with RBI for a short period of time. अगेन रेपो और रिवर्स रेपो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड का नहीं होता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। उल्टा हो गया ना इस बारी। पहले HDFC ने RBI से बोरो किया था तो रेपो रेट चुकाया था। इस बारी RBI HDFC से बोरो कर रही है, या फिर HDFC एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस जमा करवा रहा है RBI को, तो RBI विल पे दी रिवर्स रेपो रेट और इंटरेस्ट। Banks are always happy to lend money to RBI since their money is in safe hands with good interest. When banks have surplus funds but they have no lending or investment options, then they deposit their extra funds with RBI and therefore the banks earn interest on such funds. Reverse repo is exact opposite of the repo. In a reverse repo transaction, bank purchase the government securities from RBI and lend money to banking regulator and therefore earn interest. अब इसको reverse repo क्यों बोलते हैं? Because this is a reverse repurchase option. इसमें भी क्या होगा, जब HDFC बैंक RBI को अपने पैसे लोन के तौर पे देगा तो RBI इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी, और फिर यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI रीपरचेज कर लेगी ऑन अ रिवर्स ट्रांजैक्शन। रीपरचेज कर लेगी, रीपरचेज है ना, तो वापस RBI अपनी जी से खरीद लेगी और फिर खरीदने के बाद वो पैसा HDFC को वापस कर देगी ऑन अ रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो रेपो रेट होता है वो हायर होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होता है। इसलिए होता है ताकि RBI के पास सारे पैसे लोग जमा ही ना करने आ जाएं। तो रिवर्स रेपो इज अ लोअर रेट एंड रेपो रेट इज अ हायर रेट। ठीक है, इसके बाद आता है बैंक रेट। एक और रेट है जो RBI डिफाइन करता है बैंकिंग सिस्टम के लिए, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। Now, bank rate is the rate charged by the central bank for lending funds to the commercial bank for long duration and without any security or collateral. उल्टा हो गया। रेपो रेट तो शॉर्ट पीरियड के लिए था, उसमें GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करनी पड़ रही थी, है ना, तब जाके HDFC को पैसा लोन का मिलता था RBI से। अब इस बार देखो, अगर मान लो HDFC को पैसा चाहिए और RBI से ही चाहिए, तो RBI कहता है मेरे से पैसा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन का चाहिए और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज भी नहीं करवानी है, यानी कि ना कुछ गिरवी रखा HDFC बैंक ने, और लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए ये पैसा, तो फिर RBI को HDFC इंटरेस्ट पे करेगा। तो फिर RBI को HDFC इंटरेस्ट पे करेगा और वो इंटरेस्ट होगा बैंक रेट के ऊपर। तो व्हाट इज अ बैंक रेट? इट इज द रेट एट विच
अ कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड विदाउट एनी प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर यही एचडीएफसी बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट पीरियड के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवाता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है, तो फिर ये रेपो रेट होगा। तो बैंक रेट रेपो रेट कब बन जाएगा? अगर वो शॉर्ट पीरियड का हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज हो, और फिर एचडीएफसी और आरबीआई के बीच में एक रीपर्चेज ऑप्शन का एग्रीमेंट साइन हो। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लिया जा रहा है, बिना कोई चीज गिरवी रखे लिया जा रहा है, और फिर यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो बैंक रेट पे होगा। एज आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट, अब अगर मान लो एचडीएफसी बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लोन लिया और बैंक रेट था 6%, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पैसा एचडीएफसी ने लिया है आरबीआई से, इसके ऊपर वो 6% इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई को। अब अगर आरबीआई ये 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 7% कर दे तो लोन महंगा हो जाएगा ना, तो फिर एचडीएफसी को ये लोन महंगा रेट पे मिलेगा। अब अगर महंगा हो जाएगा ये इंटरेस्ट बैंक रेट, तो फिर एचडीएफसी जब आगे लोन देता है किसी को भी, अब इतने सारे पैसे का एचडीएफसी करता क्या है, लोन ही तो देता है आगे। तो जब 6% लोन का इंटरेस्ट था, बैंक रेट था 6%, तब एचडीएफसी ने मान लो 9% पे लोगों को लोन दिया था, यानी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी कस्टमर से चार्ज कर रहा है वो 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब 6% बैंक रेट था। अब अगर बैंक रेट बढ़ा के 7% कर देगी आरबीआई, तो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर एचडीएफसी महंगी हो जाएगी ना, उसके पास जो पैसा आरबीआई से आ रहा है वही महंगा आ रहा है, तो फिर वो आगे का जो रेट है वो भी बढ़ा के 10% कर देगा। तो इसका मतलब बैंक रेट का बढ़ना और घटना डायरेक्टली अफेक्ट करता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी चार्ज करेगा। तो आरबीआई जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ाता रहेगा, हम लोगों को, बोरोवर्स को, कस्टमर्स को जब लोन मिलेगा तो वो महंगा होता चला जाएगा। अगर एचडीएफसी के लिए बैंक रेट सस्ता कर देगा आरबीआई बैंक रेट घटा देगा, तो फिर एचडीएफसी वही बेनिफिट पास ऑन करेगा अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर्स हम जैसे लोगों को भी लोन सस्ता मिलेगा। तो आपने देखा बैंक रेट बिल्कुल कस्टमर के मार्केट रेट को अफेक्ट करता है। बैंक रेट का बढ़ना, मार्केट में लोन महंगा हो जाएगा, बैंक रेट घटेगा तो मार्केट में लोन का रेट सस्ता हो जाएगा। As RBI increase this bank rate, the commercial bank will also have to increase their lending rates. As soon as the bank rate increases, it directly affects the lending rate offered to the customers, discouraging them from taking loans and damaging the overall economic growth. Thus, by manipulating the benchmark policy rate, RBI controls the money flow in the market. तो RBI क्या करता है, इस बैंक रेट को ऊपर नीचे करके पूरी मार्केट का जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकता है। बैंक रेट महंगा होगा, बढ़ेगा, तो मार्केट में लोन का रेट भी बढ़ा देंगे बैंक रेट सस्ता होगा तो मार्केट में लोन का रेट घटा देंगे। और हम जैसे लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के लोन लेते हैं, महंगा रेट पे लोन मिलेगा तो हम लोन कम लेंगे या लोन ना लेंगे, और अगर हमें लोन सस्ता मिल रहा होगा सस्ते दाम पर तो हम लोन ले लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से आरबीआई मार्केट में मनी फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम कमर्शियल बैंक हमने कर लिया, रिजर्व्स पढ़ लिया हमने, सीआरआर, एसएलआर, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मोटे तौर पर हमने ये चीजें पढ़ ली। अब आते हैं एक सेंट्रल बैंक होता कौन है, जैसे कि हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। ये सेंट्रल बैंक नाम क्यों दिया है, सेंट्रल बैंक इसलिए नाम दिया है बिकॉज द होल बैंकिंग सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड दिस बैंक, यानी कि दिस इज द टॉप मोस्ट बैंक, दिस इज द एपेक्स बैंक, फर्स्ट बैंक जो देश का है जिसके नीचे ही बाकी सारे बैंक खुले हैं या ऑपरेट करते हैं। तो सबसे बड़ा बैंक यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का बाप कह सकते हो आप, वो होता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक। हमारे देश में आरबीआई सेंट्रल बैंक है। सो इट इज द टॉप मोस्ट बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब सारे बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं देश में, उन सबको कंट्रोल भी तो करना, नहीं तो वो अपने तरीके से ऑपरेट करेंगे। वो सही तरीके से ऑपरेट करें, वो सही तरह से मनी सप्लाई को मेंटेन करके रखें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक एक तरह का नोडल बैंक है, टॉप बैंक है, जिसके नीचे ही बाकी सारे बैंक्स ऑपरेट करते हैं। अब सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सबसे मेन फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का वो क्या है, पैसे छापना, इशू करेंसी करना। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग द नोट्स। ये जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 200 रुपए के नोट चल रहे हैं देश के अंदर, वो कौन छाप रहा है,
आरबीआई तो छाप रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो हमारे देश में जो रुपए छापते हैं वो छापने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है, और यही वो पैसा है जिसको हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। अनलिमिटेड इसलिए मतलब ये जितना भी पैसा हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा देश के अंदर, और ये लीगल टेंडर है। लीगल मतलब दिस इज द लीगल करेंसी जो देश में चलती है, जिसको आप लेने से और देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ा काम तो यही है। दूसरा काम क्या है? आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये जो आरबीआई है ये एक तरह से बैंकर है गवर्नमेंट का। द सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल बैंक। ये जो हमारी सेंट्रल बैंक है, या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो इस गवर्नमेंट का भी तो एक बैंक होना चाहिए ना। जैसे अगर मेरे को पैसा अपना जमा करना है तो मैं किसी कमर्शियल बैंक के पास जाता हूँ, एचडीएफसी, एसबीआई, है ना, एक्सिस बैंक। लेकिन अगर गवर्नमेंट को बैंकिंग ऑपरेशंस करने हैं, गवर्नमेंट को अपने पैसे से डील करवाना है, तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। हम लोग कस्टमर्स आरबीआई के पास नहीं जा सकते। आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, या आरबीआई सरकार का बैंक है। आरबीआई मेरा बैंक नहीं है, आपका बैंक नहीं है। हमारे जो बैंक्स होंगे वो कौन होंगे? कमर्शियल बैंक्स, एचडीएफसी, एसबीआई, ठीक है, ये सारे बैंक। तो सरकार कहती है कि हमारे को भी तो एक बैंक चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे को एडवाइस करे, हमारा एजेंट हो, हमारा बैंकर हो। तो सेंट्रल बैंक सरकार के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। बैंकर होने का मतलब, एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेसेस एंड मैनेजेस द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि अब हम जो भी टैक्स जमा करते हैं, है ना, वो सारे बैंकिंग ऑपरेशंस जितने भी हैं वो कौन हैंडल कर रहा है? वो एक तरह से हमारा जो आरबीआई है वो हैंडल कर रहा है। वो सरकार के जितने भी अकाउंट्स हैं, जो जितनी भी सरकार की पॉलिसीज चलती हैं, उन अकाउंट्स की जो बैंकिंग है वो आरबीआई करता है। फिर सरकार का जो एजेंट है वो भी गवर्नमेंट है। एजेंट का मतलब, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आरबीआई द्वारा ही सरकार करवाती है। सरकार भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, उनकी बाइंग सेलिंग करती है। तो वो बाइंग सेलिंग की जो प्रक्रिया है वो आरबीआई निभाता है या पूरी करता है। फिर आरबीआई एडवाइजर का काम भी करता है। तो एक बैंकर भी है, एजेंट भी है, और तीसरा एडवाइजर भी है। एडवाइजर का मतलब, सरकार को अगर कोई पॉलिसी बनानी है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, उसके बारे में कंसल्टेशन करनी है अगर, तो वो एडवाइस आरबीआई सरकार को टाइम टू टाइम देता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ठीक है, जो भी पॉलिसी बनेंगी, जो भी मनी सप्लाई से रिलेटेड काम करने हैं, जो भी देश में पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज होंगी, क्रेडिट पॉलिसीज होंगी, अगर सरकार को कभी भी कोई एडवाइस चाहिए वो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। फिर जैसे आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, ऐसे ही आरबीआई बैंकर बैंक है। यानी कि सारे बैंक्स का भी बैंक कौन है? आरबीआई। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स and supervises all the banks in the country. It accept deposit from the commercial bank and offer them loans. अब देखो ना, एचडीएफसी की बात करी ना, एचडीएफसी को जब अपना पैसा जमा करवाना होगा, एक्स्ट्रा पड़ा है, कहाँ जमा कराएं? आरबीआई के पास जमा करा दो। तो एचडीएफसी का बैंकर कौन हो गया फिर? आरबीआई। जब एचडीएफसी को पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए, पैसा चाहिए, किसके पास जाएगा? मेरे पास तो आएगा नहीं, आपके पास तो आएगा नहीं, तो एचडीएफसी किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई बिकम्स द बैंकर टू द बैंक। सो बैंकर टू बैंक ये भी एक फंक्शन है आरबीआई का। फिर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है ना हमारे देश का, या वर्ल्ड ओवर भी जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वो इस उम्मीद पे चल रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, वो सारे के सारे पैसे और सारे के सारे लोग एक ही टाइम पर अपना सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। अब मैंने अगर 5,000 रुपये अपने बैंक में जमा कराया, आपने भी कुछ 10,000 का, तो बैंक के पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं। अब जब मेरे को जरूरत होती है तो मैं पैसे निकाल लेता हूँ, जब आपको जरूरत होती है तब आप पैसे निकाल लेते हो, और थोड़ा थोड़ा पैसा लोग जमा भी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते भी रहते हैं। इस हिसाब से बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त चलता है, सही चलता है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब सारे देश में सारे लोग एक ही टाइम पर हर बैंक से अपना सारा पैसा निकालना चाहते हो, तो क्या निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि बैंक सारा पैसा अपने पास तो रखता नहीं। कुछ पैसा वो आरबीआई को दे देता है, कुछ पैसा एसएलआर में अपने पास रखता है, वही तो केवल निकाल सकते हैं हम, और बाकी पैसा तो उसने लोन पे बांट दिया, XYZ ABC बिजनेसेस को दे दिया लोन।
तो अगर सारे लोग एक ही टाइम पर अपना पैसा सारा विड्रॉ कर ले, तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हर बैंक फेल हो जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में चल जाएगा। बैंकिंग सिस्टम इस चीज को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक के पास खुद के पास तो पैसा बचता ही नहीं ना, वो तो पैसा लोन पे लेंड कर देता आगे। सो कमर्शियल बैंक्स अपने सर पे बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं, जबकि उनके पास एक्चुअली में कैश रिजर्व उतना होता नहीं है। कैश कितना पड़ा होता है? एसएलआर जितना पड़ा होता है, और बाकी सीआर बैंक के पास पड़ा है, आरबीआई के पास। तो 20-22% ही तो पैसा उन्होंने अपने पास यहाँ आरबीआई के पास रखा है, बाकी 60-70% कहाँ पे है? लोगों को लेंड कर दिया, लोगों को पैसा उधार पर दे दिया। अब जब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा, तब तक लोगों को पैसा कैसे दिया जाएगा? याद करना यहाँ पर एक्सिस यस बैंक के साथ क्या हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले। तो ऐसी सिचुएशन आमतौर पर तो नहीं आती, पर अगर आ गई तो फिर एक बैंक खतरे में हो जाता है, एक बैंक डूबने की कगार पर पहुंच जाता है, एक बैंक के ऊपर सभी लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे में वो बैंक अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करवाने के लिए कहीं तो जाएगा मदद मांगने के लिए, तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो ये पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी विच इज मेनी मोर टाइम्स हायर देन द एक्चुअल कैश विच द बैंक्स होल्ड. Now this is done on a premise that all the depositors will not come up at the same time to withdraw their deposit. सारे लोग एक ही टाइम पर अपना पैसा निकालने नहीं आते हैं, इसीलिए बैंक चल रहे हैं। लेकिन कहता है देयर मे बी सर्टन सिचुएशंस और ओकेशंस व्हेन अ बैंक में सफर क्राइसिस एंड पीपल स्टार्ट टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट। कई बार ऐसे सिचुएशंस आई हैं देश के अंदर, जो बैंकों ने फेस करी हैं, जहां पर एक बैंक ने जो आगे लोन दिया है वो डूब गए हैं, और वो जब लोन डूब जाते हैं, वो लोन नहीं आते, तो बैंक ऐसी हालत में नहीं होता कि वो अपने कस्टमर डिपॉजिटर के पैसे वापस कर सके। ऐसी सिचुएशन में बैंक अपने हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं देने के लिए। अब अगर एक बैंक ऐसी पोजीशन में आ गया तो बाकी बैंक भी ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं, और ऐसी पोजीशन में अगर आ गया तो पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दाग लग जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। विश्वास पे तो चल रही है सारी की सारी गेम। तो आरबीआई इस सिचुएशन को हैंडल करता है। आरबीआई आगे आता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि आपका पैसा सेफ है, इस बैंक में डूबेगा नहीं। हम गारंटी देते हैं कि हम इस बैंक के पीछे खड़े हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आरबीआई सॉलिडारिटी दिखाता है उस बैंक के साथ, और आरबीआई कहता है कि कोई अगर इस बैंक को नहीं बचाएगा ना, तो हम बचाएंगे। तो वी विल कम फॉरवर्ड टू सेव दिस बैंक, टू सेव द मनी ऑफ द डिपॉजिटर्स, सो दैट बैंकिंग सिस्टम सही चले, क्योंकि ये गेम सारी विश्वास की है। In a situation, RBI comes forward and acts as a lender of the last resort by not only giving loan to the bank in times of crisis, but it also stands as a guarantor of its solvency. तो लोगों को RBI नोटिस इशू करता है, पब्लिक नोटिस देता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बैंक अभी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, लेकिन हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम इसके पीछे खड़े हैं सॉलिडारिटी के साथ, हम इसको डूबने नहीं देंगे, हम इसको बचाएंगे, और आप लोगों का पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। जब ये बात आरबीआई अगर बोल दे, ये बात कोई भी सेंट्रल बैंक बोल दे, तो लोगों में विश्वास आता है, क्योंकि आरबीआई है जो सबसे बड़ा बैंक है। ऐसा करने से ही ना आरबीआई क्या करता है, वो दो चीजें इंश्योर कर लेता है मार्केट के अंदर। यानी कि जब क्राइसिस चल रहा है मार्केट के अंदर, जब सिचुएशन मनी मार्केट की खराब हो जाती है, तो आरबीआई ये इतना बोल देना कि हम इस बैंक के पीछे खड़े हैं, हम इस बैंक को किसी भी हालत में बचा लेंगे, चाहे हमें लोन देना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जब ऐसा बात आरबीआई बोल दे, सेंट्रल बैंक बोल दे, तो इससे दो बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि बैंकिंग सिस्टम विल नॉट सफर फ्रॉम एनी सेटबैक। हम इस बैंकिंग सिस्टम पे दाग नहीं लगने देंगे, हम इस बैंकिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये सेंट्रल बैंक का मैसेज होता है। और दूसरा, ऐसा करने से मनी मार्केट स्टेबल हो जाती है। मनी मार्केट होती है जहां पे पैसों, करेंसीज का लेन देन होता है, तो ये मनी मार्केट स्टेबल हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ते घटते नहीं है। तो इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कोई भी बैंक डूबेगा अगर, या डूबने की कगार पर पहुंचेगा, उसको कौन बचाएगा? आरबीआई बचाएगा। ऐसी जिम्मेदारी आरबीआई उठाता है, या सेंट्रल बैंक उठाता है। फिर ये हमने बात करी है कि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज देश के अंदर है, उसका जो कस्टोडियन है वो कौन है? आरबीआई है। हमने पढ़ा था ना इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में भी पढ़ा हमने इसको, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में भी पढ़ा। तो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज। द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट आल्सो इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट इन द मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो वो जो आरबीआई रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। हमने पढ़ा था ना, डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग। तो उस तरह से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन भी करता है। डॉलर खरीदने की रिक्वायरमेंट है तो खरीदेगा भी, डॉलर बेचने पड़े तो बेचेगा भी, ताकि वो रुपए की जो वैल्यू है उसको
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टेबल रखे। तो अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी या रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है जब हम किसी बैंक का चेक रिसीव करते हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक के अकाउंट में जाता है। अब अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर जाएं, एक ब्रांच जो चंडीगढ़ में है, दूसरी ब्रांच जो दिल्ली में है, तो इनके बीच में क्योंकि बहुत दूरी होती है और इसमें क्लियरिंग हाउस फंक्शन लगाना पड़ता है, तो इसलिए चेक्स बहुत जल्दी से क्लियर हो सके, इसलिए आरबीआई अपना क्लियरिंग हाउस फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब है कि जिस बैंक को पैसे रिसीव होने हैं चेक के, वो बैंक आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के ऊपर अपना क्लेम फॉरवर्ड करता है कि ये पैसे आप हमारे को कलेक्ट करके दो। और आरबीआई क्या करता है, बीच में क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर उस बैंक से पैसे ले लेता है जिस बैंक का चेक होता है। तो एक तरह से आरबीआई एक लिंक बनता है पेई बैंक और रिसीविंग बैंक के बीच में। तो जो रिसिपिएंट बैंक है वो क्लेम करता है आरबीआई से और जो आरबीआई है वो क्लेम करता है पेइंग बैंक से। तो इस तरह से बैंक्स में जो चेक्स है उसकी रियलाइजेशन फास्ट हो जाती है। बैंक टू बैंक नहीं जाना पड़ता, बैंक टू आरबीआई आपको डील करना पड़ता है। तो आरबीआई एक तरह के सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है। इसको पढ़ लेना आप लोग। फिर है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पूरे देश की जो मनी सप्लाई है M1 M2 M3 M4 आपने पढ़ा था ना, और पूरे देश में जितना भी क्रेडिट है, जितना भी बैंक द्वारा पैसा क्रिएट किया जा रहा है, उस सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक की। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है, सप्लाई ऑफ मनी को घटाना है, नोट्स छापने पड़ेंगे कि नहीं छापने को, प्रिंटिंग करने की जरूरत है कि नहीं है, ये सब कुछ आरबीआई अपने कंट्रोल में रखता है, अपने फंक्शन के तौर पर इसको परफॉर्म करता है। बड़ी सिंपल सी बात याद रखना, जब देश में मनी सप्लाई कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है, आरबीआई करेगा। और जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, होनी नहीं चाहिए इतनी, इन्फ्लेशन को जन्म दे रही है, एक्स्ट्रा प्राइसेस बढ़ा रही है, तो फिर उसको घटाना पड़ेगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने की जिम्मेदारी में हमने किसको दे रखी है, आरबीआई को। तो सेंट्रल बैंक इंश्योर करेगा कि देश में जितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, जितनी क्रेडिट होना चाहिए, उतना अवेलेबल है कि नहीं है। कम होगा तो बढ़ाएगा सप्लाई को, ज्यादा होगा तो घटाएगा मनी सप्लाई। उसके बाद कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा भी करता है आरबीआई। आरबीआई हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, कंपाइलेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर जो हैं, हमारा देश में इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, देश की मनी सप्लाई कितनी है, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है, ये सारा डेटा कलेक्ट करना, प्रिंट करना, पब्लिसाइड करना, कंपाइल करना, ये सारा काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मोटे तौर पर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी की जो हालत है उसके ऊपर आरबीआई टाइम टू टाइम डेटा देता रहता है, और वो डेटा के बेस पे ही जो बाकी सरकार है वो अपना जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई के साथ बनाती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, यानी कि एक तरफ है आरबीआई और एक तरफ है बहुत सारे बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, ठीक है, यूनियन बैंक, बहुत सारे जो छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, अभी तो हमने पढ़ा, एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा बैंक है, टॉप मोस्ट बैंक है, सबसे बैंकिंग सिस्टम का टॉप बैंक है। ये हैं छोटे छोटे यूनिट्स। तो एक है आरबीआई और उसके नीचे बहुत छोटे छोटे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, एंड सो ऑन। तो कमर्शियल बैंक्स एक पार्ट है पूरे बैंकिंग सिस्टम का, और इसी पूरे बैंकिंग सिस्टम का जो बाप है, टॉप मोस्ट बैंक है, वो है सेंट्रल बैंक। द प्राइमरी एम इज जनरल पब्लिक वेलफेयर। आरबीआई पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा है, अनलाइक एचडीएफसी। एचडीएफसी तो एक कमर्शियल बैंक है, उसका काम क्या है, बोरोइंग, लेंडिंग, यही तो काम है उसका। अब वो ये क्यों कर रहा है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों को पैसा लोन पे देता है, बीच में क्या कमाने के लिए बैठा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। वो कमर्शियल बैंक है। लेकिन आरबीआई ऐसा प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए बैठा, बिकॉज आरबीआई कोई पब्लिक से डील नहीं करता है। फिर आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है नोट्स छापने की। मैं तो छाप नहीं सकता, एचडीएफसी बैंक भी नहीं छाप सकता। तो ये जो नोट्स की प्रिंटिंग है, नोट्स इशू करने हैं देश के अंदर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। अभी अभी आपको याद ही होगा 2000 के नोट बंद कर दिए, 500 के नोट और 1000 के नोट पहले बंद किए थे। तो ये सारे जो नोट्स इशू करना है, नोट्स वापस लेना है, इसका काम इसके पास है, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं है, उसके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है।
सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। आरबीआई में मैं अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता, मैं आरबीआई में जाके पैसा डिपॉजिट या पैसा लोन पे नहीं ले सकता। मुझे तो किसके पास जाना पड़ेगा, किसी कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो जो बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कस्टमर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, बोरोवर्स हैं, ये सारे के सारे किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। आरबीआई के पास जनरल पब्लिक नहीं जाती है। जनरल पब्लिक के लिए सिर्फ कमर्शियल बैंक्स होते हैं। गवर्नमेंट का बैंकर है, अभी हमने पढ़ा ना, एडवाइजर भी है, बैंकर भी है, ठीक है, तो और एजेंट भी है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने नहीं डाली हुई है। सरकार किसी एचडीएफसी बैंक या आईसीसी बैंक को नहीं बोलती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, वो तो आरबीआई को बोलेगी। सेंट्रल बैंक डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी टू रियलाइज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक बनाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल, क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो काम है वो आरबीआई का है। कमर्शियल बैंक तो सिर्फ उस रोल के अंदर एक पार्ट प्ले करते हैं, बिकॉज जो आरबीआई है वो जो कोई भी पॉलिसी बनाएगा, रेगुलेट करवाएगा किसके द्वारा, इंप्लीमेंट करवाएगा किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो पॉलिसी बनाएगा तो आरबीआई, लेकिन वो लागू किस पे करेगा, कमर्शियल बैंक्स पे। वही जो कमर्शियल बैंक्स उसको आगे जो पास ऑन करेंगे, वही जनरल पब्लिक के पास चीजें जाती हैं। देश की जो गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका कस्टडी किसके पास है, उसका कस्टोडियन कौन है, सेंट्रल बैंक। ऐसी कोई कस्टडी, ऐसा कोई फंक्शन कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता है। कमर्शियल बैंक तो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कस्टडी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। तो ये आपको कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या होते हैं ये बात आपको समझ आ गई है। सो इस मनी क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स का टॉपिक करते हैं। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी कराया था कि देश में पैसा कौन बना सकता है। पैसा बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले है आरबीआई की। ये करेंसी नोट्स छापती है, 1 रुपये का नोट छोड़ के बाकी सारे नोट्स ये छापती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपये का नोट बनाती है और सारे के सारे कॉइन्स की मिंटिंग करती है। कमर्शियल बैंक्स कोई एक्चुअल पैसा नहीं बनाते हैं, कोई नोट वगैरह या सिक्के नहीं बना रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उधार का पैसा क्रिएट करते हैं, क्रेडिट मनी क्रिएट करते हैं, यानी कि लोन देने की प्रक्रिया के द्वारा वो पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं और वो उस पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं देश में। अब ये जो 3 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई है, इसमें क्या है, आरबीआई नोट छापेगा, अगर नोट्स की कमी हो जाएगी तो वो और नोट छाप देगा, अगर नोट्स ज्यादा होंगे तो छापने बंद करके नोट्स की सप्लाई वापस रोक लेगा। तो ये तो नोट्स का काम है, ये तो आरबीआई करेगा। सेंट्रल बैंक सिक्के और 1 रुपये का नोट बनाएगा। ये जो मेन पूरी की पूरी प्रॉब्लम या पूरी का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम का सोल्यूशन है, ये किसके हाथ में है, ये कमर्शियल बैंक्स के हाथ में है। यानी कि जितना भी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा क्रिएट करने की पावर है, वो पावर आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ही पैसा छाप देंगे तो एक्चुअल पैसा तो बहुत कम होता है। ये जो नंबर गेम है, कितना पैसा क्रिएट हो सकता है, जो आपको बैंक अकाउंट में पैसा दिखता है, जो आपको लोन का पैसा दिखता है, वो किसने बनाया, वो कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया पैसा है। वो कोई रियल कैश नकद नहीं है, वो उधार का पैसा क्रिएट करते हैं। उधार का पैसा क्रिएट करने के लिए मनी क्रिएशन का प्रोसेस आपको समझाना है इस टॉपिक के अंदर। अब ये जो पैसा क्रिएट करने की पावर है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, ये कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस पे बेस्ड है, कुछ चीजों पे ये टिकी हुई है। कैसे? द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। पहली अजम्पशन जो इसके अंदर हम ले रहे हैं वो ये है कि ऑल द मनी रिमेन्स विद इन द बैंकिंग सिस्टम वेदर इन द सेम बैंक और इन अनदर बैंक। कोई भी पैसा अगर देश के अंदर है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, वो कैश की फॉर्म में नहीं है। ऐसी अजम्पशन हम लेंगे तब आपको ये जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स है, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, समझ आएगा। तो पहली अजम्पशन क्या है, जो पैसा है वो एक बैंक या दूसरे बैंक के बीच में ही डील हो रहा है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही है, कोई कैश का फॉर्मेट में पैसा नहीं है। सेकंड, नो पेमेंट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश का लेन देन यहां पर नहीं होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। यानी कि पेमेंट अगर कोई बैंक करेगा तो वो कैश में नहीं करेगा, वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। देयर इज नो लीकेज और विड्रॉल फ्रॉम द सिस्टम। और हम मान के चल रहे हैं कि जो पैसा एक बार क्रिएट हो गया वो सिस्टम में ही रहेगा, वो सिस्टम से लीक नहीं होगा। अगर ऐसी अजम्पशन हम लें तो हम ये समझ पाएंगे कि एक कमर्शियल बैंक के पास पैसा बनाने की क्या क्षमता है, क्या पावर है। एक और चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि कमर्शियल बैंक पैसा तभी बना पाएंगे जब उनके पास कैश आएगा।
तो इसका मतलब उनके पास कितना कैश पड़ा है या उनके पास कितना इनिशियली कैश डिपॉजिट हुआ है, वही है हमारे बेसिस ऑफ मनी क्रिएशन। यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक तब तक पैसा क्रिएट नहीं कर पाएगा उधार का जब तक उसके पास रियल कैश डिपॉजिट ना हो, जब तक उसके पास कैश होगा ही नहीं। और कैश आता कहां से? डिपॉजिटर से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी। जब तक वो पैसा रिसीव ही नहीं करेगा, जब तक प्राइमरी डिपॉजिट आएगा ही नहीं, सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट नहीं हो सकता, सेकेंडरी लोन का पैसा क्रिएट नहीं हो सकता। तो लोन का पैसा क्रिएट करना है, उधार का पैसा क्रिएट करना है, क्रेडिट मनी स्टार्ट करनी है अगर देश के अंदर किसी भी बैंक के द्वारा, तो उसके लिए उस बैंक के पास कैश होना जरूरी है, उस बैंक के पास डिपॉजिट आना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसके बेस पे ही हमारा पूरा क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट होगा। और ये 3 अजम्पशंस हमने याद रखनी है कि कोई भी पैसा जो होगा वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहेगा, कैश की फॉर्मेट में कोई भी बैंक पेमेंट करता नहीं है, और अगर इस सिस्टम के अंदर कोई पैसा आ गया तो इसमें से कोई लीकेज या विड्रॉल अलाउड नहीं है। ऐसा अगर मान के चलोगे तो आपको ये प्रोसेस समझ आना शुरू होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी बैंक अपने मन में सोच लो, HDFC, SBI, कोई भी कमर्शियल बैंक। देखो, सबसे पहले कोई भी बैंक के अंदर कस्टमर जो होगा वो पैसा डिपॉजिट करेगा। सो मैं एक कस्टमर हूं, मान लो A, मैं अपने 1000 रुपए HDFC बैंक में डिपॉजिट करता हूं। ये सबसे पहला स्टार्ट है। तो मैं हूं A और A 1000 रुपए लेके जाके कैश में बैंक को जमा कर देता है। तो ये हुआ फर्स्ट प्रोसेस। A 1000 रुपए का इनिशियल कैश डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, तो बैंक के पास 1000 रुपए रिसीव हो गया। अब आपको तो पता है कि हर बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है, जो पैसा उसके पास आता है, वो सारा पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको कुछ पैसा तो CRR के तौर पर RBI को जमा कर देना है, कुछ पैसा SLR के रूप में अपने पास रखना है। तो हमने एक अजम्पशन ली है यहाँ पर समझाने के लिए, एग्जाम्पल है ये, कि अगर CRR और SLR 10% है टोटल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब HDFC बैंक के पास मिस्टर A ने 1000 रुपए डिपॉजिट किया कैश, तो HDFC बैंक सबसे पहले 2 काम करेगा। सबसे पहले वो 2 काम करेगा। एक, वो जाएगा RBI के पास, CRR में पैसा डिपॉजिट कर देगा। इस 1000 में से कुछ पैसा CRR के रूप में RBI के पास जमा हो जाएगा। फिर इसी 1000 रुपए में से कुछ पैसा उसको अपने पास रखना पड़ेगा SLR के रूप में, है ना। ये 2 तरह की रिजर्व होने पड़ी ना, कि कुछ पैसा डिपॉजिट का RBI अपने पास मंगवा लेगा, कुछ पैसा HDFC को अपने पास ही रखना, कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, बैंकिंग काम करने के लिए। जो बचा हुआ पैसा है रिमेनिंग, वही पैसा वो आगे लोन देने में यूज करेगा। ये हमको प्रोसेस पता है। अब देखो, अगर हम ये मान लें कि जो CRR और SLR है वो 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 1000 रुपए HDFC बैंक के पास आए, उसमें से 100 रुपए CRR और SLR के रूप में रिजर्व में चले गए, कहीं पे रख दिए बैंक ने। अब जो रिमेनिंग पैसा बचा, कितना? 900, वो पैसा लोन के तौर पर हम किसी को दे सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, जब 1000 रुपए बैंक के पास आए, उसमें से 100 रुपए यानी कि 10% बैंक ने रिजर्व में रख दिए RBI और अपने पास SLR में। जो फ्री अमाउंट बचा, फ्री अमाउंट मतलब, फ्री का मतलब नहीं, ये नहीं है कि मुफ्त का अमाउंट है, ये पैसा तो एक है लेकिन फ्रीली अवेलेबल विद द बैंक है। ये पैसा कितना बचा बैंक के पास? 900। क्यों? क्योंकि 100 रुपए पे तो लॉक इन की हो गई, डब्बे में रख दिया, वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता ना HDFC बैंक, वो CRR और SLR में लॉक हो गया। अब जो फ्री बचा है पैसा, अवेलेबल पैसा है बैंक के पास, वो कितना है? 900। ये पैसा 900 HDFC बैंक किसी और को लोन में दे सकता है। तो HDFC बैंक ने क्या किया, ये 900 रुपीज B को दे दिए एज लोन। आई बात समझ में? ये तो पहला स्टेज है। A आया, A ने 1000 रुपए जमा किए, उसमें से 10% CRR SLR में बैंक ने जमा कर दिए। अब बैंक के पास कितने बचे पैसे? 900। ये 900 उठा के वो किसको देगा? जब कोई बंदा, जब कोई व्यक्ति बोरो करने आएगा, पैसा लोन लेने आएगा बैंक के पास, तो ये 900 उठा के हमने B को दे दिए। कंडीशन याद है आपको? कंडीशन ये थी कि कोई भी पैसा कैश में नहीं दिया जाएगा और सारा का सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब जब ये B को लोन मिलेगा तो B का जो पैसा होगा 900,
बैंक बी के अकाउंट में डालेगा, बैंक बी को हाथ में कैश नहीं दे सकता। तो ये पैसा जब बैंक बी के अकाउंट में डालेगा तो बी का अकाउंट 900 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बैंक क्या करेगा, ये पैसा उठा के बी के अकाउंट में डालेगा, और बी का जो अकाउंट है वो एक तरह से कौन सा अकाउंट है, सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि ये पैसा बैंक ने दिया है ना कि बी ने दिया है। जैसे कि ए ने तो अपना पैसा दिया था ना बैंक को, प्राइमरी डिपॉजिट। जो ये 900 है ये एचडीएफसी बैंक ने बी को दिया और बी के अकाउंट में डाला, और एक तरह से एचडीएफसी बैंक के पास ही आ गया। या फिर अगर एचडीएफसी बैंक में बी का अकाउंट नहीं है तो ये पैसा एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जाना तो बैंकिंग सिस्टम में ही है, तो अल्टीमेटली एक्सिस बैंक के पास पैसा आ जाएगा। सो हुआ क्या कि इस 1000 में से 100 रुपए साइड करके 900 रुपीज लोन के बांट दिए गए। अब जिसको बांटे वो पैसा कहीं ना कहीं तो वापस जमा करवाएगा, क्योंकि पैसा तो बैंक में रहना है। तो ये पैसा घूम के वापस इसी बैंक में आ गया, लेकिन ये पैसा सेकेंडरी डिपॉजिट है। याद रखना ये सेकेंडरी डिपॉजिट है, ये तो इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट था, ये सेकेंडरी डिपॉजिट है। बैंक का पैसा ही घूम के बैंक के पास आया है, ये बी का खुद का पैसा नहीं है, मांगा हुआ पैसा है, लोन का पैसा है। अब ये पैसा जब बैंक में आया 900, तो ये भी डिपॉजिट है एक तरह से। अब इसका भी बैंक क्या करेगा, इसका भी 10%, 90 रुपीज 10% ऑफ 900, ये भी पैसा बैंक डब्बे में डाल देगा सीआरआर एसएलआर के। अब इसमें से कितना पैसा बचा, 810, ये पैसा फिर से फ्रीली अवेलेबल विद द बैंक है, यानी कि इस पैसे का बैंक क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है लोन देने में। अब ये बैंक 810 रुपीज किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा, मान लो सी को दे दिया एज अ लोन, तो ये 810 सी के पास चला गया। अब सी कैश में तो ले नहीं सकता, असम्पशन है हमारी, तो सी या तो इसी बैंक में रखेगा अपना पैसा या किसी और ABCD बैंक में रख देगा। अल्टीमेटली ये पैसा भी घूम के तीसरी स्टेज में बैंक के पास ही आ जाएगा एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट। ये पैसा भी सी का खुद का पैसा थोड़ी है, लोन का पैसा है, जो लोन का पैसा घूम के वापस बैंकिंग चैनल के अंदर ही आ जाएगा। तो ये भी एक सेकेंडरी डिपॉजिट है। जब ये 810 रुपीज बैंक के पास आएंगे तो बैंक क्या करेगा, इस डिमांड डिपॉजिट के ऊपर फिर से उसको रिजर्व रेशो बनानी पड़ेगी 10% की, यानी कि इसमें से 81 रुपीज फिर बैंक को साइड करने पड़ेंगे, बाकी पैसे बचे 729, ये फ्रीली अवेलेबल है टू गिव लोन, और ये बैंक डी को लोन दे देगा। अब ये प्रोसेस है ना जो, ये चलता रहेगा। अब याद रखो ये प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब ए ने पैसे जमा करवाए। अब अगर ए पैसे जमा ही नहीं करता, अगर ये ए इनिशियल कैश डिपॉजिट ही नहीं करता बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में अगर ये कैश आता ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम में ये प्राइमरी डिपॉजिट होता ही नहीं, तो फिर बैंक ये पूरा प्रोसेस चला ही नहीं पाता। ठीक है ना, ये बैंक प्रोसेस क्यों चला पाया, क्योंकि बैंक में किसी कस्टमर ने कैश जमा किया। ये कैश इनिशियल डिपॉजिट है जिसके बेस पे ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, देखो ना आप, ये प्रोसेस घटता जा रहा है। पहले 900 रुपीज बैंक ने लोन दिया, फिर वही वापस आया, उसमें से फिर 810 लोन दिया, फिर वही वापस आया, उसमें 729 लोन दिया। ऐसे करते करते ये लोन का अमाउंट घटता चला जाएगा, और घटते घटते एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये लोनेबल अमाउंट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, लोन देने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी। यहां पर जाकर ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो धीरे धीरे पैसा लोन का कम होता चला जाएगा जो बैंक क्रिएट कर रहा था। ठीक है ना, सो ऑन टिल ऑल द एक्सेस रिजर्व्स आर एग्जॉस्टेड, जब तक ये पैसा जीरो नहीं होगा ये सिस्टम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन स्टॉप नहीं होगा। अब अगर आप इस सारे का टोटल लगाओ, सर किसका टोटल लगाएं, इस सारे का, 900, 810, 729, फिर घटता घटता 600 समथिंग, फिर 500, फिर 400, फिर 300, 200, 100, 10, 9, 8, 7 एंड 0 हो जाएगा। अगर आप इस सब का टोटल लगाओगे और साथ में इस 1000 रुपए को भी देखोगे तो ये होगा टोटल पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में अवेलेबल होगा। 1000 रुपए तो उस ए ने अपने डाले थे ना, ये तो बैंकिंग सिस्टम में आ गए, और बाकी के 900, फिर 810, फिर 729, फिर करते 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 जो मैंने मार्क किया यहाँ पर, ये पैसा बैंक ने क्रिएट किया ओवर एंड अबव 1000। अगर आप इस सारे की बात करो तो क्या हुआ, द टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक विल बी 9000 which is this over and above the initial deposit of 1000 which is this। ये 1000 तो किसी व्यक्ति का पैसा था, लेकिन ये जो 900 रुपए है जो बी को दिए, 810 सी को दिए, 729 जो डी को दिए, करते करते ये टोटल पैसा जो 9000 है ये बैंक ने
इस 1000 के ऊपर बना दिया, 1000 रुपए के साथ यूज करके बैंक ने और पैसा क्रिएट कर दिया, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, पैसे से पैसा क्रिएट करता है। अब ये 1000 की जगह अगर आप इसको 10,000 कर दोगे ना, तो बैंक 90,000 क्रिएट कर देगा। अगर आप इसको 1 लाख कर दोगे तो बैंक इसका 9 टाइम्स और क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से बैंक पैसे से पैसे क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। होपफुली आपको समझ आता है, और यही एग्जांपल अगर आपको लिखना है पेपर में तो आप लिख सकते हो। अब कमर्शियल बैंक्स कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि बैंक के पास इनिशियली कितना पैसा कैश के रूप में, प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में आया। कस्टमर ए ने 1000 रुपए दिए थे ना, उसी के बेस पे तो बैंक ने पैसे क्रिएट किए। अब कितना इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास आएगा, अगर ज्यादा आएगा तो और पैसा क्रिएट हो जाएगा, और अगर कम आएगा तो पैसा कम क्रिएट होगा। इसका मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी इनिशियल प्राइमरी कैश रिजर्व और कैश डिपॉजिट अवेलेबल विद दी बैंक। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा ये किसके ऊपर निर्भर करता है, रिजर्व रेशो कितनी है। रिजर्व मतलब सीआरआर और एसएलआर कितनी है एक तरह से। अब देखो, जब 10% सीआरआर एसएलआर थी तो बैंक 10% रिजर्व में रखता था और 90% का लोन दे देता था। अब यही सीआरआर को अगर आप बढ़ा के 20% कर दो, सीआरआर और एसएलआर रिजर्व रेशो को अगर आप बढ़ा दोगे तो बैंक को बहुत पैसा साइड पे रखना पड़ेगा रिजर्व में, तो फिर बैंक 80% ही लोन दे पाएगा। तो पहले 10% रिजर्व होने के कारण 90% लोन बनता था, अब 20% होने के कारण 80 हो जाएगा। अगर आप रिजर्व 30% की कर दोगे तो लोन देना 70% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे रिजर्व्स बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे लोन बांटने की क्षमता, उधार क्रिएट करने की कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की घटती रहेगी। एक बार फिर से, दो चीजों पे पैसा कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करेगा ये निर्भर करता है दो चीजों पे। एक, सबसे पहले कि कितना पैसा बैंक के पास आया है कैश की फॉर्मेट में, इनिशियल कैश रिजर्व कितनी है, इनिशियल कैश डिपॉजिट बाय प्राइमरी कस्टमर कितना है, या प्राइमरी डिपॉजिट कितना है जो कमर्शियल बैंक के पास आया है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि कितनी रिजर्व बैंक को मेंटेन करनी है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। जितनी ज्यादा रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी उतनी कम क्रेडिट कैपेसिटी होगी, और अगर कम होगी रिजर्व तो ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटी। तो क्या बोला कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन अ फॉर्मूला विच इज दिस, 1 अपॉन रिजर्व रेशो मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कैश अमाउंट। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये देखो हमारे पास इनिशियल कैश कितना था, इनिशियल कैश हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास था ए ने जो 1000 रुपए दिए थे, ये इनिशियल कैश था। रिजर्व रेशो कितनी थी, 10% थी ना, सीआरआर और एसएलआर को मिला के हमने 10% माना था। तो फिर टोटल क्रेडिट कितना बनेगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी, वो होगी 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल कैश डिपॉजिट। इनिशियल कैश कितना था 10,000, सॉरी 1,000, इनिशियल कैश कितना था 1,000, रिजर्व कितनी थी 10%, यानी कि 1 अपॉन 10%। ये परसेंट ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करो ना, मैथमेटिक्स तो आपको आती है, 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 1000, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। इसका मतलब अगर 1,000 रुपए बैंक को मिले कहीं से और 10% रिजर्व रखी जाए उसकी, तो बैंक इस 1,000 को कितना बना देगा 10,000। बैंक 10 टाइम्स कर देगा इस पैसे को, यानी कि 9 टाइम्स तो इसको इंक्रीज कर देगा ना, 9,000 रुपए और बना देगा। 1,000 रुपए तो था ही ये, तो टोटल 1,000 रुपए कितने बन जाएंगे 10,000। तो ये 1,000 रुपए बैंक को दो, बैंक इसके 10,000 बना देगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, बैंक 10 गुना पैसा क्रिएट कर देगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, टोटल मनी क्रिएशन विल बी 1 अपॉन आर इंटू इनिशियल कैश रिजर्व, इनिशियल कैश डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट। इसी में से मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसी फॉर्मूले में जो 1 अपॉन आर है उसको हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो अगर 1 अपॉन आर को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, तो एग्जांपल लें, आर कितना था 10%, तो अगर 1 अपॉन 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, वो परसेंटेज ऊपर चली जाएगी ना, तो ये आएगा 10 टाइम्स।
10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि बैंक को आप 1000 रुपए दो, बैंक 10 गुना कर देगा। बैंक को आप 2000 रुपए दो, बैंक उसके 10 गुना कर देगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है रिजर्व रेशो के ऊपर। तो रिजर्व रेशो बढ़ा दोगे अगर आप रिजर्व रेशो इंक्रीज कर दोगे तो क्रेडिट कम हो जाएगा, बनाने की क्षमता बैंक की घट जाएगी। और अगर आप रिजर्व रेशो को घटा दोगे तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। तो क्या लिखा? क्रेडिट क्रिएशन ऑफ अ बैंक इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिजर्व रेशो। इफ RR is smaller, then credit creation will be larger. तो अगर आप इस रेट ऑफ रिजर्व्स यानी कि CRR और SLR को बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल अभी 10% थी तो 10 टाइम्स पैसा क्रिएट कर सकते थे आप, पर अगर इस रिजर्व को 20% कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/20%, विच इज 5 टाइम्स। तो ठीक है ना, अगर आप रेशो इंक्रीज करोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो आंसर आएगा वो छोटा हो जाएगा। अगर इसी रिजर्व रेशो को मैं 5% कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/5%, विच इज 20 टाइम्स। तो मतलब क्या हुआ? व्हेन RR इंक्रीजेस द क्रेडिट मल्टीप्लायर डिक्रीजेस, इनवर्स रिलेशन है। एंड व्हेन दिस RR डिक्रीजेस द क्रेडिट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस। तो बात समझ आई कि जो पैसा बनाने की क्षमता है किसी भी बैंक की या पूरे बैंकिंग सिस्टम की, वो दो चीजों पे निर्भर करती है। एक, बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैश कितना है, और दूसरा, उस बैंक को या बैंकिंग सिस्टम को कितनी रिजर्व्स मेंटेन करनी है, CRR और SLR। अगर ज्यादा रिजर्व मेंटेन करनी पड़ेगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, और अगर रिजर्व कम करनी है मेंटेन तो क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है बैंक की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अब आते हैं हम tools available with the central bank that how it can control the money supply in the economy। हमने पढ़ा था ना कि जो पैसे को कंट्रोल करने की पावर है वो किसके पास है? RBI के पास। फंक्शंस ऑफ RBI में पढ़ा, इट इज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। The central bank undertakes various measures to control the supply of money in the economy. These measures relate to the credit creation capacity of the commercial banks, which is why monetary policy of the central bank is also called credit control policy. तो जो central bank RBI है वो एक पॉलिसी बनाता है which is called monetary policy. और इस monetary policy का मेन जो फोकस होता है, मेन जो पर्पस होता है वो होता है हर वक्त चेक करते रहना कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। और अगर ये क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं इसको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सके, और अगर इसको कंट्रोल करके घटाना है तो घटा भी सके, ऐसी पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जो RBI है वो एक पॉलिसी बनाता है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। अब इसका मेन फोकस क्या है इस पॉलिसी का? इसका मेन फोकस ये है कि अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि या तो ज़्यादा है या कम है, तो अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए और अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाए। यही काम है RBI का, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने का, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करने का। इस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के दो पार्ट है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करना, पैसे की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, तभी नाम क्या है? क्वांटिटेटिव। यानी कि ऐसे मेजर्स, ऐसे तरीके, ऐसे टूल्स जिसका इस्तेमाल करके RBI देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को अफेक्ट करती है। क्वांटिटी को बढ़ा सकती है जब मनी सप्लाई कम हो और क्वांटिटी को घटा दे जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो। ऐसे मेजर्स को, ऐसे टूल्स को हम क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। बड़े सिंपल सी बात याद रखना, रूल बड़ा सिंपल सा याद रखना। दो तरह की सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर मेनली। इन्फ्लेशन होती है, यानी कि जब इकोनॉमी बूम पर होती है एक तरह से। अब इन्फ्लेशन कई बार बूम के अलावा भी हो सकती है, बट नॉर्मली जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है, बहुत इन्फ्लेशन होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है, तब क्या करना पड़ता है। और जब रिसेशन होता है
या डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, तब क्या करना पड़ता है? अब इसको समझ लो बस एक बारी। जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बहुत हाई होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, तब मनी सप्लाई एक्सेस होती है इकोनॉमी के अंदर। प्राइसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि मनी सप्लाई एक्सेस होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है इकोनॉमी के अंदर। और रिसेशन कब आता है या डिफ्लेशन, प्राइसेस घटते क्यों हैं? कमी होती है जब पैसे की, यानी कि जब मनी सप्लाई लेस होती है। तो एक बात याद रखो, जब देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, बूम पर होगी इकोनॉमी, रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई होगा, तब पैसे की जो सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा होती है, और यही एक्सेस सप्लाई और इन्फ्लेशन को जन्म देती है। अब इसको कंट्रोल करना पड़े, अगर इस इन्फ्लेशन को अगर मुझे कंट्रोल करना पड़े और मैं हूं सेंट्रल बैंक, तो मैं क्या करूंगा? मेन काम क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ एक्सेस में है उसको रिड्यूस कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई इन्फ्लेशन है क्यों इकोनॉमी के अंदर? क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, प्राइसेस ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, और ये जो पैसा है ना, यही फ्यूल करता है इन्फ्लेशन को, बार बार बढ़ाता है। अगर आप इस पैसे को ही कम कर दो इकोनॉमी के अंदर, पैसे के अंदर फ्लो ऑफ मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दो, क्रेडिट कंट्रोल कर लो बैंकों का, तो फिर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन सबसाइड करेगी, घटने लगेगी। ठीक है ना? तो जब पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक करने के लिए पैसे की सप्लाई कम करनी है, और जब पैसे की सप्लाई पहले से ही कम है, रिसेशन के अंदर, डिफ्लेशन के अंदर, प्राइसेस बहुत लो चले जाते हैं, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तब क्या करना पड़ेगा? तब इसी मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। बस दो ही तो काम करता है आरबीआई, मोटे तौर पर लगता बड़ा सिंपल है, बट फंडामेंटली यही काम है। पैसे की सप्लाई जब ज़्यादा है इन्फ्लेशन के केस में, तो उसको कम कर दो, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होता है। और जब रिसेशन है, पैसे की सप्लाई पहले से ही कम है, तो उसको बढ़ा दो, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। अब अगर ये याद हो जाएं तो हम ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है बैंक रेट को बदलना। बैंक रेट क्या था? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करेगा जब कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा। अब अगर आरबीआई जो बैंक रेट है उसको बढ़ा दे, अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे, बैंक रेट को, तो बैंक रेट के बढ़ने से जो लोन बैंक को मिल रहा है आरबीआई से, वो महंगा हो जाएगा, है ना? एचडीएफसी बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, उसके ऊपर बैंक रेट चुका रहा है। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो आरबीआई एचडीएफसी के लिए लोन महंगा कर देगी, और अगर एचडीएफसी को ही लोन महंगा मिलेगा तो फिर वो अपने कस्टमर्स को, बोरोवर्स को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन देता है वो बढ़ा देगा। यानी कि जैसे ही बैंक रेट बढ़ा, लेंडिंग रेट बढ़ जाएगा, और लेंडिंग रेट बढ़ गया तो कस्टमर के लिए लोन महंगा हो जाएगा। अब कस्टमर के लिए अगर लोन महंगा हो जाएगा तो कस्टमर लोन लेने से पहले सोचेगा, और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जब लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाता है वो लोन लेना कम कर देते हैं। और लोन लेना कम ही तो करना है, कब? जब इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द मनी सप्लाई हैज टू बी रिड्यूस्ड, and for reducing the money supply or for reducing the credit creation of the banks, the bank rate is to be increased। तो जैसे ही बैंक रेट बढ़ाओगे लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लेने नहीं आएंगे लोन, और जब लोन ही नहीं लेने आएंगे तो इसका मतलब जो बैंकों के पास पैसा पड़ा है वो मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, वो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को और फ्यूल नहीं करेगा, वो क्रेडिट क्रिएशन को रिड्यूस करने का एक तरीका हो जाएगा कमर्शियल बैंक के, बाय इंक्रीजिंग दी बैंक रेट। तो बैंक रेट कौन बढ़ाएगा? आरबीआई। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा कमर्शियल बैंक लोन का रेट बढ़ा देगा, जैसे ही लोन का रेट महंगा हो जाएगा, आप हम सब गाड़ी का लोन कम लेंगे, हाउसिंग लोन कम लेंगे। जब हम लोन ही कम लेंगे तो इसका मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू होगी, क्योंकि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। और इसका उल्टा कब करना है? जब रिसेशन है, यानी कि जब रिसेशन है तब पहले से ही मनी सप्लाई डिप्रेस्ड है, जब पहले से ही पैसा इकोनॉमी में कम है, तो पैसा बढ़ाना है। पैसा बढ़ाओगे कैसे? लोन बांट के, बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इंक्रीज करके। वो इंक्रीज कैसे होगी? जब बैंक रेट सस्ता करोगे। तो बैंक रेट को कम कब करना है? रिसेशन में, उससे मनी सप्लाई बढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर आता है 2 पॉइंट को छोड़ते हैं, 3 पे आते हैं। सेम काम करना पड़ेगा सीआरआर में, सेम काम करना पड़ेगा एसएलआर में। सीआरआर क्या था? वो पैसा जो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करता है, और अगर ये पैसा
आरबीआई ज्यादा कर दे, यानी कि सीआरआर इंक्रीज कर दे, तो बहुत सारा पैसा चला जाएगा बैंक के हाथ से आरबीआई के पास, कम पैसा रह जाएगा। कम पैसे से ही लोन बांटना है, तो कम पैसे से तो कम ही लोन बांट पाओगे ना। तो इसका मतलब अगर सीआरआर बढ़ गई, अगर सीआरआर बढ़ गई तो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगी, और अगर सीआरआर घट गई तो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। अब मनी सप्लाई बढ़ानी कब होती है? रिसेशन में, तो ये काम करोगे आप रिसेशन में। और मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन घटानी कब होती है? इन्फ्लेशन वाले काम में। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सीआरआर बढ़ा के आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। सेम काम है एसएलआर में। एसएलआर क्या था? वो पैसा जो एज ए लिक्विडिटी बैंक को अपने पास रखना है। अब अगर ज्यादा पैसा बैंक अपने पास रखेगा तो फिर कम पैसा लोन में देगा, कम पैसा लोन में देगा तो लोन कम बांटेगा, कम लोन बांटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एसएलआर को बढ़ाना, यहां पर सारी जगह सीआरआर की जगह एसएलआर करना पड़ेगा। तो ये करेक्शन जरूर कर लेना इस नोट्स के अंदर कि एसएलआर को बढ़ाना कब है? जब क्रेडिट क्रिएशन को घटाना है, और क्रेडिट क्रिएशन घटानी कब है? जब इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एसएलआर को बढ़ा दो, उससे क्या होगा? मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन रिड्यूस हो जाएगी। और एसएलआर को अगर घटाओगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी। और बढ़ानी कब है? जब पहले से ही कम है। इसका मतलब रिसेशन के टाइम पे। ठीक हो? तो बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर का सेम काम है, बढ़ाना है इन्फ्लेशन में, घटाना है रिसेशन में। इसके बाद आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है वो बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, और बैंकर टू दी गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। द ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग of government securities in the open market by the central bank. By selling the securities, the central bank get money directed towards it from the market and liquidity is withdrawn from the economy. And by buying the securities, the central bank injects or pumps money in the economy, thereby enhancing the liquidity. समझो इस बात को। एक तरफ है आरबीआई और एक तरफ है मार्केट, यानी कि लोग, हम जैसे, आप जैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बहुत सारे, यानी कि मार्केट। अब ये मार्केट में हम भी हैं, इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर भी है, और एक तरफ है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? अब मान लो अगर इन लोगों के पास एक्सेस पैसा है, इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस पैसा होता है, तो आरबीआई को चुभता है, क्योंकि आरबीआई वांट्स कि इन लोगों के पास पैसा कम हो जाए, और इन लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। तो आरबीआई एक ऑप्शन निकालता है। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि मैं सेलिंग कर रहा हूं ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई कहता है मेरे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, ये मैं आपको बेचना चाहता हूं। आपको बेचने का मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये कागज उठा के आरबीआई इनको सेल कर देगा। जब इनको सेल करेगा तो ये खरीदेंगे तो इनका जो पैसा था वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। तो होगा क्या कि जो मार्केट में लिक्विड मनी थी यानी लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी आरबीआई ने सक कर ली मार्केट से। आरबीआई ने लिक्विडिटी, पैसा खींच लिया मार्केट से, और आरबीआई के पास सारा पैसा आ गया। एक्सेस पैसा जो लोगों के पास था वो पैसा उन्होंने आरबीआई को दे दिया, और आरबीआई से क्या ले लिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोग इसका क्या करेंगे? ये एक तरह की एफडी का तरीका ही तो है। इसके ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनकी कमाई है वो अर्न करेंगे, ये उनकी कमाई हो जाएगी। इस तरह से आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठा के सेल कर दी मार्केट के अंदर, और सारी मार्केट में से पैसा सक कर लिया, लिक्विडिटी खींच ली और लिक्विडिटी कम कर दी। लिक्विडिटी कम करने का मतलब क्या कि मार्केट की जो सप्लाई है पैसे की, वो पैसे की सप्लाई रिड्यूस हो गई। और आरबीआई ने ऐसा कब किया होगा? इन्फ्लेशन के केस में, जब मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी। अब उल्टा सोचो, अब मान लो अगर इन लोगों के पास लेस मनी है, यानी कि द मार्केट हैज लेस मनी सप्लाई, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, मार्केट में पैसे की कमी है। आरबीआई को ये भी अच्छा नहीं लगता रिसेशन के केस में, तो आरबीआई को ठीक करना है ना ये मनी सप्लाई को। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बोलेगा ये जो जीसेक पड़ा है ना आपके पास, जो कागज आपके पास पड़े हैं, ये सारे बाय कर लेगा आरबीआई। उल्टा काम करेगा। तो मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कागज पड़ा है, आरबीआई कहेगा ये मुझे वापस कर दे।
तो मैं आरबीआई को बेच दूंगा, यानी कि आरबीआई मेरे से ये खरीद लेगा। और जब आरबीआई मेरे से ये खरीदेगा तो आरबीआई मुझे क्या देगा? पैसा, यानी कि फिर वो पैसा मनी सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हुआ ना। इस बारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने खरीदी और पैसा पंप करा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर पैसा आएगा, पैसे की सप्लाई बढ़ेगी। जब पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो जो डिफ्लेशन थी, डिफ्लेशन या जो रिसेशन था, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि रिसेशन पैसों की कमी के कारण भी होता है, और वो पैसे की कमी इस तरह से आरबीआई पूरी कर देगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो खेल है, ये जो प्रोसेस है, ये जो गेम खेलता है आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग की, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं या OMO बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इससे भी मनी सप्लाई को ठीक किया जा सकता है। तो आपने देखा ये जो हमने 4 काम किए, SLR को बढ़ाना घटाना, CR को बढ़ाना घटाना, बैंक रेट को इंक्रीज डिक्रीज करना, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इससे हो क्या रहा है? डायरेक्टली मनी सप्लाई बढ़ और घट रही है। तो इसका मतलब what these measures are doing is they are changing the quantity of money supply और credit creation in the economy। डायरेक्टली क्या अफेक्ट कर रहे हैं? ये क्वांटिटी को, तभी इसको क्वांटिटेटिव मेजर बोला गया है, या क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बोला गया, बिकॉज दे अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ाना, मनी सप्लाई घटाने का काम है। इसके अलावा आरबीआई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल भी करता है, क्वालिटेटिव टूल्स का काम भी करता है, या क्वालिटेटिव मेजर्स भी करता है। उसके पास कोई और तरीके भी हैं मनी सप्लाई की क्वालिटी को चेंज करना। क्वालिटी, यहां पर क्वांटिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, क्वालिटी चेंज हो रही है। कैसे? क्वालिटेटिव मेजर्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कॉन्सेंट्रेट मोर एज एन एडवाइस टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। These instruments direct or restrict the flow of credit to specified areas of the economic activity। कई बार क्या होता है कि देश में कुछ एरियाज ऑफ ऑपरेशंस में, कुछ सेक्टर्स में पैसे की कमी होती है और कुछ सेक्टर्स में पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, मिसमैच होता है इकोनॉमी के अंदर पैसों का। तो उस क्वालिटी को चेंज करना, उस मनी सप्लाई की डायरेक्शन को चेंज करने का काम भी आरबीआई करता है। यहां पर वो डायरेक्शन चेंज करता है, वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करता है, वो इकोनॉमी के सेक्टर्स के अंदर ही पैसे का फ्लो चेंज करता है। वो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को चेंज नहीं कर रहा है, वो उसके फ्लो को चेंज कर रहा है। अब कैसे करता है? एक तरीका है उसके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करना। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो बैंक 100% फाइनेंस नहीं करता, वो कुछ ना कुछ मार्जिन रखता है और बाकी के पैसे लोन देता है। जैसे कि मान लो मैंने एक कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख की कार है, 10 का 10 लाख मुझे लोन नहीं मिलेगा, मुझे वो 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख का लोन मिलेगा। तो अगर 10 लाख की कार है और उसके अगेंस्ट 7 लाख का लोन मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 30% मार्जिन है। 30% मार्जिन का मतलब है कि इतना पैसा तो मार्जिन है, इतना पैसा तो आपको खुद अपना लगाना पड़ेगा, रिमेनिंग पैसा ही लोन मिलेगा। तो ये जो मार्जिन है इसको हम बोलते हैं कि ये पैसा लोन में फंड नहीं होगा। दिस इज द अमाउंट विच द बोरोअर हैज टू प्रोवाइड फॉर टेकिंग द लोन। तो बाकी पैसा 7 लाख ही बैंक लोन देगा। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाएगी, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो LTV, लोन टू वैल्यू, कम हो जाएगी। लोन टू वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 70%। क्यों? क्योंकि मार्जिन कितना है? 30%। अगर मैं मार्जिन को 40% कर दूं, अगर मार्जिन इंक्रीज कर दूं, तो ये जो LTV है, लोन टू वैल्यू, ये 60% रह जाएगी। इसका मतलब बैंक लोन कम देता है जब मार्जिन बढ़ जाए, और अगर मार्जिन घट जाए तो बैंक ज्यादा लोन देता है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर चेंज कर दिया जाए तो उस तरह से बैंक के द्वारा दिया गया लोन बढ़ा और घटा सकते हैं। The margin requirement of a loan refers to the difference between the value of the security offered for the loan and the value of the loan granted. If a person gives his house as a mortgage worth rupees 50 lakhs with the bank and the bank gives him a loan of 40 lakhs, then margin requirement in this case is 10 lakhs or 20% of the value of the security. तो मार्जिन का मतलब क्या है कि ये पैसा लोन नहीं देगा बैंक, इसके अलावा पैसा लोन में दिया जा सकता है। तो मार्जिन को बढ़ाओगे तो बैंक लोन कम देगा, और मार्जिन को घटा दोगे तो बैंक लोन ज्यादा मिलेगा। In case the flow of credit is to be restricted for certain activities in the economy, the margin will be increased, and opposite is done in the case of flow has to be increased. तो जब RBI को लगता है ना कि यार ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज के लिए बैंक
से लोन ले रहे हैं लोग, ठीक है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लोन ले रहे हैं, गाड़ियों पे लोन ले रहे हैं, विच इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मान लो ऐसा, अगर बैंक आरबीआई को लगता है कि यार ये चीज़ सही सही नहीं हो रही देश के अंदर, गाड़ियों के ऊपर लोन बहुत लोग ले रहे हैं, और वो इंस्टेड वो जाना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, इंस्टेड वो जाना चाहिए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में, इंस्टेड वो जाना चाहिए स्कूल कॉलेजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो फिर बैंक क्या करेगा, कार लोन्स का मार्जिन इंक्रीज कर देगा। कार लोन्स का मार्जिन जब इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब जो भी कार लेगा उसको लोन कम मिलेगा, उसको उतना लोन नहीं मिलेगा। इस तरह से कार इंडस्ट्री के अंदर या कार की परचेज सेल के अंदर लोन कम मिलेगा, तो वो एरिया से जो लोन का क्रेडिट है, फ्लो है, वो हट जाएगा। वहां से हटाना तो था फ्लो, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर था, मान लो एग्जांपल दिया मैंने, तो वहां से किसी भी सेक्टर से अगर लोन को के फ्लो को कम करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वहां पे मार्जिन बढ़ा दो, वहां पे लोन कम हो जाएगा। और जहां पर उसको डायरेक्ट करना है, मान लो आपको एग्रीकल्चर में फ्लो को बढ़ाना था, वहां पे लोन ज्यादा देना था एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप बोलो ना कि जो ट्रैक्टर लेगा उसको मार्जिन 5% का ही है, 95% लोन दे देंगे हम, और जो गाड़ी लेगा उसका मार्जिन 50% का, यानी कि आधा ही लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोन गाड़ी के सेक्टर में जा रहा था वो हटके ट्रैक्टर के सेक्टर में चला जाएगा। तो इस तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट को आप इकोनॉमी में पलट सकते हो, चेंज कर सकते हो, जब आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाओ या घटाओ। एक और तरीका है बैंक के पास, विच इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है, कोटा या लिमिट फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा लोन इस सेक्टर में नहीं मिलेगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सिंग अ क्रेडिट कोटा और फिक्सिंग अ क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स और एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक ऐसे सेक्टर में लोन दे रहे हैं जहां पर ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर डिफॉल्ट ज्यादा है, मान लो रियल एस्टेट में लोन दिए जा रहे हैं, लोग घरों के लिए लोन ले रहे हैं, फ्लैट्स के लिए लोन ले रहे हैं, लैंड बिल्डिंग परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं, और कमर्शियल बैंक्स लोन देते जा रहे हैं, और वो एक तरह से बबल क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो एक तरह से एक ऐसा सेक्टर में पैसा जा रहा है जहां पर इकोनॉमी सही तरह से परफॉर्म ना करें या डूबने के खतरे ज्यादा हों, या आरबीआई को लगता है कि यार यहाँ पर डिफॉल्टर कैटेगरी बढ़ सकती है, तो आरबीआई वांट्स कि कमर्शियल बैंक्स शुड नॉट गिव लोन टू दिस सेक्टर एंड टू मूव देम अवे फ्रॉम गिविंग दिस लोन। तो आरबीआई क्या करेगा, क्रेडिट राशनिंग कर देगा। क्रेडिट राशनिंग मतलब वो ये बोलेगा कि इस सेक्टर में 10% से ज्यादा लोन नहीं देना है, एक सेक्टर में कोटा लगा देगा, लिमिट लगा देगा कि इससे ज्यादा बैंक लोन फंड नहीं कर सकता इस सेक्टर के अंदर। तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर से लोन कम करने पड़ेंगे, है ना, और दूसरे सेक्टर में फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्रेडिट राशनिंग से क्या होता है, द फ्लो ऑफ लोन फ्रॉम वन सेक्टर कैन बी डायरेक्टेड टू द अदर सेक्टर। बेसिकली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ फ्लो या डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये इकोनॉमी की मनी सप्लाई को बढ़ा घटा नहीं रही है, ये फ्लो को ठीक कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक तरफ ज्यादा फ्लो है और एक तरफ कम फ्लो है, तो वो ज्यादा वाले फ्लो से विड्रॉ करेंगे और कम वाले फ्लो में पंप करेंगे, इस तरह से इकोनॉमी में बैलेंस आएगा। The central bank fixes the quota for different businesses and the commercial banks cannot exceed the quota limits while granting the loan. This is mainly done for speculative activities. For example, in case agriculture sector is in distress, मान लो agriculture sector तंगी में है, वहां पर हालत खराब है, वहां पे बैंक लोन्स नहीं दे रहे हैं, वहां पर फार्मर्स को लोन नहीं मिल रहा है, वहां पर फार्मर्स को बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है और बैंक दे नहीं रहे हैं, तो फिर आरबीआई कैन डायरेक्ट द बैंक्स टू अलाउ देम ग्रेटर एक्सेस ऑफ फंड्स टुवर्ड्स द फार्मर। तो आरबीआई बैंकों को निर्देश देगा, एडवाइस करेगा, आप कृपया करके फार्मर का लोन बढ़ाओ, उसको वहां पर पैसे की जरूरत है, आप वहां पर पैसा डायरेक्ट करो। लेकिन बैंक पैसा निकालेंगे कौन से सेक्टर से, फिर देन दे हैव टू रिवर्स द फ्लो फ्रॉम अदर सेक्टर्स एंड डायरेक्ट द फ्लो इनटू द एग्रीकल्चर से। फिर वो इंडस्ट्री से पैसा खींचेंगे, उनको लोन नहीं देंगे, फिर वो सर्विस इंडस्ट्री में पैसा नहीं देंगे, फिर वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं देंगे, और ये जो पैसा वहां नहीं जाएगा तो फिर ये पैसा वो एग्रीकल्चर फार्मर को डायरेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, फ्लो बदल रहे हैं। लास्ट में आती है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या है, प्रेशर टैक्टिक्स, परसुएड करना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, डायरेक्ट करना। यानी कि आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, एज अ फादर फिगर, एज अ बाप ऑफ द होल बैंकिंग सिस्टम, यहां पर वो प्रेशर खेलता है, प्रेशर लगाता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। सबसे पहले तो वो उनको परसुएड करेगा, कुछ डायरेक्शंस देगा कि तुम मेरे निर्देश फॉलो करो, मेरी एडवाइस फॉलो करो, रिक्वेस्ट करेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर वो उनके ऊपर डंडा चलाएगा, वो उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स भी लगाना शुरू करेगा। तो सेंट्रल बैंक समटाइम यूजेस परसुएशन, यानी कि टू परसुएड समबडी, और प्रेशराइज द बैंक्स
टू फॉलो इट्स डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑन द फ्लो ऑफ क्रेडिट। यानी कि अगर आरबीआई को लगता है कि आप इंडस्ट्री को लोन मत दो, टेलीकॉम इंडस्ट्री को लोन मत दो, पावर इंडस्ट्री सेक्टर को लोन मत दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन ज़्यादा दिए जा रहे हैं, यहाँ पर डूबने का खतरा है, यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी गलत चल रही है, तो फिर आरबीआई बोल सकता है कि यहाँ पर आप पैसा नहीं बांटोगे, लोन का पैसा नहीं दोगे, आप ये पैसा रियल एस्टेट में दे दो, ये पैसा आप एग्रीकल्चर में दे दो, ये पैसा आप फार्मिंग सेक्टर में दे दो। अगर बैंक्स डायरेक्टली इस चीज़ को मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं मानेंगे तो आरबीआई के पास प्रेशर टैक्टिक्स है, आरबीआई के पास एडवाइस के अलावा प्रेशर लगाने का काम भी है। वो अपना मॉरल इन्फ्लुएंस यूज करेगा इस कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। द सेंट्रल बैंक यूजेस द मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक्स एंड दिस इंक्लूड्स एडवाइजिंग, suggesting and persuading the commercial banks to cooperate with it. The RBI requests banks to lend more and not to lend in some exceptions. आरबीआई को तो सब कुछ पता है कि क्या हालत चल रही है देश की, क्या हालत है इकोनॉमी की, क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है मनी सेक्टर की। तो आरबीआई एज अ डायरेक्शंस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, नोटिस इशू करता रहता है टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को। अब वो कमर्शियल बैंक्स को दे हैव टू फॉल इन लाइन, उनको वो बात माननी पड़ेगी, और अगर वो बात नहीं मानेंगे तो कमर्शियल बैंक्स को सही करने का जो तरीका है वो आरबीआई को पता है। वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, वो उनके ऊपर कंट्रोल्स लगा सकता है ना। अब अल्टीमेटली किसी भी बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है? आरबीआई के द्वारा भी मिलता है ना, बैंकिंग चैनल के थ्रू मिलता है। तो फिर वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर सकते हैं और वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल लगा सकते हैं। ये है सेंट्रल बैंक की पावर। तो सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू द डायरेक्टिव्स टू द मेंबर बैंक्स। सच डायरेक्ट ऑर्डर्स आर in the form of directional credit controls, prohibiting loans of a particular type, giving advice to grant loan to priority sectors. RBI puts pressure on the commercial banks to put a ceiling on the credit flow during inflation and be liberal in the times of deflation. तो RBI कहता है कि यार जिस टाइम पर देश में इन्फ्लेशन है वहां पर आपको सख्ताई बरतनी है, वहां पर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आप लेंडिंग ऐसे ही नहीं कर सकते। और जहां पर देश में रिसेशन है, जहां पर डिफ्लेशन है, जहां पर लोगों के पास पैसे की कमी है, वहां पर आपको लिबरल होना पड़ेगा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा, वहां पर आपको फ्लो ऑफ क्रेडिट को बढ़ाना पड़ेगा। सो ऐसी डायरेक्शंस, ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे नोटिसेस, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी एडवाइस टाइम टू टाइम हर सेंट्रल बैंक, चाहे वो आरबीआई चाहे किसी देश का सेंट्रल बैंक, वो अपने मेंबर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को टाइम टू टाइम एडवाइस करता रहता है टू फॉल इन लाइन एंड टू लेट द होल सिस्टम गेट करेक्टेड। उसको करेक्ट करने का, उस फ्लो को सही करने का, उस मनी सप्लाई को ठीक करने का जो काम है वो आरबीआई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स दोनों से इकट्ठे करता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो क्वालिटेटिव मेजर्स करता है, सीआरआर एसएलआर को चेंज करता है, वो प्रेशर टैक्टिक्स भी करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज करता है, वो क्रेडिट राशनिंग भी करता है, वो फ्लो को भी चेंज करता है। इस तरह से पूरे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है और जो क्रेडिट इन द इकोनॉमी है, यानी कि लोन का पैसा, उधार का पैसा जो कमर्शियल बैंक्स चला रहे हैं, उस सप्लाई को वो बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पूरा चैप्टर था मनी एंड बैंकिंग, वो मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर करा दिया। मनी बार्टर सिस्टम, मनी सप्लाई, वो चैप्टर हमने पिछली क्लास में किया था, और आज की क्लास के अंदर, आज की वीडियो में मैंने आपको कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक का क्या रोल है वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसी तरह से आप मेरे साथ अपनी पूरी रिवीजन में बने रहेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में। बाय।